इतना बड़ा नाम, इतनी खिदमात जो कि आपने इंडस्ट्री के लिए की, कल्चर के लिए की, आर्ट के लिए की, वो सारे पहलू कहाँ से शुरू हुए? हम चले गए, बात हुई, उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर अ लीड एंड आई हैव सीन यू लास्ट नाइट एंड वी थिंक इफ यू एग्री टू डू एन ऑडिशन। उस्मान साहब, बाबा के साथ कैसा ताल्लुक था आपका? मुझे इतना याद है कि मेरे वालिद जब इस दुनिया से कूच कर रहे थे, मुझे उनके लास्ट वर्ड्स याद हैं हॉस्पिटल में। ही सेड अभी तो हमने सीखा है, अभी हमें बुला रहे हो। तो समीना पीरज़ादा जी से पहले कोई दिल धड़क चुके थे ऑलरेडी? जिस तरह मोर नहीं अपने पर फैला के मोरनी के सामने नाचता ही वो अपने आप को दिखाता है कि जी मैं भी कुछ हूँ। आज के दौर में बताए ना भाई, लड़कों को कैसे फंसती है लड़कियां, लड़के तो यही सोचते हैं एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आज तक, कुड़ी फंसा ली है। फ्लर्टिंग वाला क्यों बोला? नो मोर फ्लर्टिंग, ये क्या चीज थी? ये आपको था, मैं क्या करूं? मुझे तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो जाती थी भाई। हाँ। तो आप लोगों के टाइम पे झगड़ा होता था? अगर होता तो कैसे सॉल्व करते थे? We had our disagreements, we had our agreements. कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको फील होता यार मैं यहाँ पे ना समीना के लिए ये नहीं कर पाया जो मुझे करना था? एक आना चमन्नी उसमें से घर में नहीं आती। तो शादी के बाद भी कभी कोई अच्छी लगी, कोई खातून जो आपके कोई साथ काम? बहुत लगे। अच्छा, कोई ऐसा वक्त जिसने आपको तोड़ा, बिल्कुल आप टूट गए? किसी उल्लू डायरेक्टर की फिल्म हिट हो गई तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए स्पेंड, उसके बाद उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा बहुत सारे, हर बंदा कहेगा इन्हें बना। अभी जो आप कैरेक्टर्स देखते हैं, आज के जो एक्टर्स हैं, उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? मेहनती भी हैं, टैलेंट भी है, लेकिन उनका फोकस सारे का सारा पैसे पे लगा हुआ। पीटीवी ने हमें स्क्रीन तो दिया, लेकिन हम में से किसी को भी पीटीवी ने खुद को फील नहीं होने दिया। नहीं, आज का एक्टर जो हीरो है वो अकड़ा रहेगा ऐसे, उसको पीछे किसी ने सरिया लगा दी है हीरो को, उसके मुंह पे खतर रख दी है सारों की। आप दानिश तैमूर की शक्ल देख लें। छोटे शहरों से जो लोग मुंतकिल हुए बड़े शहर, उनको बड़े शहर का पता ही नहीं था। मियाँ चन्नू से आ गया, वीआरडी से आ गया। मेरी तो बहुत लोगों ने पेमेंट खाई है, बहुत बुरे बुरे हालात में खाई। जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत होती थी, पैसे नहीं दिए, काम भी करवा लिया, सीरियल ऑन हो जाती थी, पैसे नहीं देते थे। अब बताइए, आप जैसा नाम, आपकी भी कभी पेमेंट मरी है? आप अगर क्रिएट कुछ नहीं करेंगे तो आपका इस दुनिया में आना ही बेमकसद है। कि आपने ऐसा क्या खालिस खाया है, ऐसी क्या डाइट लेते थे आप जो आज आप भी इतने यंग, अभी तक यंग हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के पॉडकास्ट की एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आर्ट और कल्चर की खिदमत में गुजार दिया। आज हमारे गेस्ट हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, जो सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर, थिएटर प्रमोटर और कल्चर एम्बेसडर भी हैं। उनका नाम रफ़ी पीर थिएटर के साथ भी बड़ा गहरा जुड़ा हुआ है। आपने सुना तो होगा नाम रफ़ी पीर थिएटर। जी, इन्होंने पाकिस्तान में प्रमोटिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट किया। इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत खूबसूरत पहलू ये है कि वो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस और होस्ट समीना पीरज़ादा के हस्बैंड भी हैं, और दोनों मिलकर पाकिस्तान की जो आर्ट और कल्चर है उसके लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज के करियर में उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे उन्होंने अपने करियर का आगाज़ शुरू किया, उनके टीवी के एक्सपीरियंसेस, उनके फ़िल्म के एक्सपीरियंसेस, और जो एक्सपीरियंस उनकी अपनी ज़िंदगी में उनके साथ गुजरे, वो आज सारे हमारे साथ इस आर्काइव में शेयर करेंगे। मैं मधु करती हूँ उस्मान पीरज़ादा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग सो गुड एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज हम आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, वो पहलू जो आज की यूथ जो है वो जानना चाहती है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा नाम, इतनी खिदमात जो कि आपने इंडस्ट्री के लिए की, कल्चर के लिए की, आर्ट के लिए की, वो सारे पहलू कहाँ से शुरू हुए? देखिए, ना तो बड़ा नाम ना कोई बड़े काम। आई एम एन एक्टर, और बचपन जो है वो मेरा डेवलप इस तरह हुआ कि वाले साहब की वजह से, बड़े भाई की वजह से I grew up with actors. I grew up with watching theatre at Arts Council. And फिर अपनी एक चाह थी कि ये काम करना है या नहीं करना, क्योंकि एक बड़ा इंसान की ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। हालांकि एजुकेशन तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन वो एक हद जिसको हम कहते हैं, जब हमने MA तक पढ़ लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जो अंग्रेज़ी अदब में किया। अच्छा। तो उसके बाद सोचा कि भाई अब क्या किया जा सकता है।
अगर आपने अंग्रेज़ी अदब में एमए किया है तो आपके पास बहुत कम चॉइसेस हैं। या तो आप किसी अंग्रेज़ी जरीदे में लिखना शुरू कर दें, या आप CSS का इम्तिहान दे दें, या आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाना शुरू कर दें। हम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे। हमारा एक छोटा सा गैंग था जिसमें मैं था, सलमान शाहिद था, इमरान असलम थे। जी वो क्लास फेलोज, यू नो, वी डिड लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। इसीलिए आप लोगों को बड़ा शेड मिलता है, राइट? शायद बहुत। तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर द आर्ट्स। अच्छा, उस ज़माने में देखो कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाज वन कॉलेज जिसकी ड्रामेटिक क्लब थी, और बड़ी पुरानी ड्रामेटिक क्लब थी। जब मैं गया तो 80 साल हो चुके थे उस ड्रामेटिक क्लब को। आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। अच्छा। एंड उसमें बड़ा हमें था कि अच्छा ड्रामा हम करते थे उसमें। अंग्रेज़ी अदब के अंदर भी ड्रामे किए, मतलब उसमें हमने डेथ ऑफ अ सेल्समैन फॉर इंस्टेंस हमारा एक कवेटेड। फिर सरमद सबाई साहब हमारी ज़िंदगी में आ गए। फिर उनके तकरीबन मैं समझता हूँ कि पहले 2-3 ड्रामे जो हैं वो मैंने ही प्रोड्यूस किए। अच्छा। डार्क रूम, तू कौन और फंदे, यू नो, फर्स्ट एलिमेंट्री प्लेज दैट टाइम। तो वो एक बड़ा रिवोल्यूशनरी टाइम आया हमारे ऊपर कॉलेज के ज़माने में। हम तो क्या कहेंगे कि भूख थी सीखने की, पढ़ने की, देखने की। हालांकि ज़राए बहुत महदूद थे। हम देखना चाहते थे कि दुनिया के मास्टर्स जिनको हम कहते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, तो वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनकी फिल्म कैसी है। हाँ, कीरू कुरोसावा, हाँ, इटालियन जो डायरेक्टर्स हैं, या ये कौन इनकी। मुझे आपकी जो एक पर्सनालिटी है उससे ये लगता है कि आपकी जो इंस्पिरेशन वगैरह थी वो शायद ग्लैडिएटर हो गए, रसल क्रो हो गए, या फिर नो, वी वर इनटू अनदर काइंड ऑफ सिनेमा एज यंग स्टूडेंट्स। अच्छा। यू नो, हमारी भूख थी बहुत के उम्दा काम देखें। फरीनी क्या काम करता है, जॉन ललूश क्या काम कर रहा है, यू नो, अकीरू कुरोसावा क्या काम कर रहे हैं, सत्याजित रे साहब ने क्या काम किया। क्या बात है। तो ये चीज़ों की चाह थी, और उस ज़माने में इजी नहीं था इन चीज़ों को देखना। ये याद रखिए, क्योंकि इंटरनेट वगैरह आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास कोई फैसिलिटी सिवाय एक एंटीने के जिसकी तार ठीक करनी पड़ती थी, अंधेरी आ जाए तो। और इन लोगों की फिल्में कमर्शियल फिल्में नहीं थी, ना ही कोई खरीद के लाता था, ना ही सिनेमा घर में चलती नहीं थी। तो हमारी भाग दौड़ होती थी। USIS अमेरिकन सेंटर उस ज़माने में USIS कहलाता था। उनको रिक्वेस्ट करते थे कि जी क्लासिक्स मंगवा दें। सिटीज़न केन हमने वहाँ पे देखी, ग्रेप्स ऑफ रॉथ हमने वहाँ पे देखी। उसके बाद फ्रेंच सेंटर की हम मिन्नतें करते थे कि जी फ्रांसीसी सिनेमा मंगवाएं। तो जॉन ललूश देखा वहाँ पे हमने, वहाँ पे ब्रेथलेस फिल्म देखी, यू नो। तो ये वो दौर था जब हर चीज़, I personally feel when you're like a sponge, you know, you're taking in everything. करता है सब। और फिर जब हम अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आए तो I was a lucky person, I was a lucky actor that I ended up working with some of the best people, you know. जावेद जबार साहब के साथ काम शुरू किया, उनकी पहली फिल्म। अच्छा, नहीं, how you got picked? हाँ, how you got picked? वैसे आपको चूज कैसे किया? किसका? आपको काम के लिए, हाँ, फिल्म के लिए? I was doing a theatre production. हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि हमने USIS के साथ किया था। उसमें हम 2 खेल जो हैं वो हमने प्रिपेयर किए थे। एक था अपना ओ डैड पुअर डैड, मामा's hanging in the closet and I'm so sad, you know, वो हमने सरमद सबाई से करवाया एडाप्ट। और एक था बियॉन्ड द होराइजन, वो हमने मिर्ज़ा अदीब साहब से करवाया। एंड आई कन्विंस द डायरेक्टर, न्यूयॉर्क से आया था, कि भाई आप अंग्रेज़ी में ना करें ये ड्रामे, आप उर्दू में करें, हमारी ऑडियंस बढ़ेगी। और वो कहने लगा मुझे तो समझ। मैंने कहा आप सिर्फ अंग्रेज़ी टेक्स्ट लेके बैठना, टेक्स्ट ही बदलना हमने, इसकी अडेप्टेशन नहीं कर रहे, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, यू नो। एंड माशाल्लाह दैट प्रोजेक्ट वाज वेरी सक्सेसफुल। वी डिड इट इन रावलपिंडी, पेशावर, किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 1973-74 की। अच्छा। तो कराची में जब हमारा ये होता था कि हम एक तो रात को परफॉर्मेंस होती थी, और दिन में हम वर्कशॉप्स करते थे उस शहर के यंग एक्टर्स के साथ। तो खेल देखने जावेद जबार साहब आए, तो उन्होंने खेल देखा। तो खेल के बाद वो बैक स्टेज आ गए, उन्होंने कहा भाई उस्मान, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। ऐसा, हाँ जी, तुम कल आओ, हमें बात करनी है। तो हम चले गए, बात हुई। उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर अ लीड।
and I've seen you last night, and we think if you agree to do an audition. वाह, वो अंग्रेजी में चीज़ें लिख के दी, कुछ उर्दू में। वो फिल्म भैया बक 2 ज़ुबानों में बननी थी, डब नहीं होनी थी, अच्छा। 2 ज़ुबानों में शूट होनी थी। अच्छा, एक सीन अलग अलग जी लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल, एक अंग्रेजी का हाँ। शॉट और एक उर्दू का शॉट। ओके, तो हमने फिर वो ऑडिशन दिया। 2 दिन के बाद जे का फ़ोन आया कि भाई मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया हमने, और गेट रेडी, दैट्स हाउ आई डिड माय फर्स्ट मूवी। वाह, फिर तो- सेकंड फिल्म केम साजिश। वो एक कपल था, खान्स का, मियाँ बीवी दोनों बड़े ज़बरदस्त लोग थे, थिएटर के लोग थे, शौक़ था उनको फिल्म बनाने का। तो उन्होंने ये डेफने डू मोगे का नावल था, माय कज़न रिशेल आई थिंक, हाँ, उस पे उन्होंने वो फिल्म की कहानी लिखी थी। एंड वी डिड दैट इन श्रीलंका। जब मैं श्रीलंका में कर रहा था, वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ग्रुप के साथ हुई, हु वर डूइंग इंटरनेशनल मूवी ओवर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक पार्ट था वो शशि कपूर कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, शशि कुड नॉट कम ड्यूरिंग दैट टाइमिंग, उनको मसले मसाइल थे। आई मेट दैट डायरेक्टर इन अ डिनर एट गामिनी फोंसेका's हाउस। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई आपको हम ऑडिशन करना चाहते हैं, राम का रोल है, सीता राम जो। So I played Ram. I got selected for that also. Oh, wow, अच्छा। And it was a great experience working with international people. क्या बात है। उसमें मेरी लीड थी ममता शंकर, बहुत उम्दा कलकत्ते की एक्ट्रेस थी। अच्छा। ममता शंकर, उदय शंकर की बेटी और रवि शंकर की नीस। अच्छा। शायद आपने उनको देखा हो, बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन एक फिल्म आई थी पिंक, उसमें वो अमिताभ बच्चन की बीवी बनी थी। अच्छा 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 अच्छा। So she was my lead in that, and remarkable mother of hers. So इस तरह एक सिलसिला जारी रहा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सीखने की जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, सीखने की चाह जो हमारी। अच्छा, मगर आपने काम बड़ा गोरा काम किया है। मैं देख रही थी जब आपकी इंटरनेशनल काम कह लें आप, मतलब मैंने अपनी पहला सीरियल बनाया, वो गोरा सीरियल लगता है, वो अब नेटफ्लिक्स लेवल का सीरियल है, सोफिया। कभी देखिएगा, आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ, छोटे छोटे उसके स्निपेट्स चलाते हैं। बट एट दैट टाइम probably because that was the first serial privately produced to run on TV, PTV, क्योंकि PTV तो अपनी प्रोडक्शन चलाते थे, वो बाहर से तो लेते नहीं थे। But I somehow the other convinced them that it is time that you should buy हाउस प्रोडक्शन, अपने आप चंद प्रोडक्शन हाउसेस के हाथ मजबूत करें। यू आर गोइंग 24 hours a day and you require good material coming on. तो फिर पीटीवी ने ये बाहर से काम लेना शुरू किया। जी, ये सोफिया वाज द फर्स्ट। मुझे इतना याद है कि मेरे वालिद जब इस दुनिया से कूच कर रहे थे, रफ़ी पीर साहब, तो मुझे उनके लास्ट वर्ड्स याद हैं हॉस्पिटल में। ही सेड, अभी तो हमने सीखा है, अभी हमें बुला रहे हो। 74-75 साल की उम्र में वो बाबा कहता है कि मैं तो हुन सीखिया, लेट मी बी। क्योंकि अब एंड आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि व्हेन अ जीनियस डाइज ही लीव्स, यानी कि वो यहाँ से अगर एक आप बिल्डिंग उठा रहे हैं, वो यहाँ तक लेके आया तो उसकी उम्र ने जवाब दे दिया, ही डाइज। लेकिन वो जो अब आ रहा है, उसके पास इसका यहाँ से लेके वहाँ तक का एक्सपीरियंस मौजूद है, जो वो कर गया है। क्या बात है। सो वो वहाँ से टेक ऑफ करेगा, वो फिर ज़मीन से नहीं टेक ऑफ करेगा। उस्मान साहब, बाबा के साथ कैसा ताल्लुक था आपका? जैसे बेटे और बाप का सिलसिला। मेरी और उनकी एज में बहुत फ़र्क था। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद जब ही मैरिड माई मदर, ही वॉज ऑलमोस्ट 40, अम्मा 17 साल की थी, और वो तभी आए थे वापस जर्मनी से। 19 साल की उम्र में चले गए थे। फिर वो तकरीबन इतना अरसा जर्मनी में, यूरोप में रहे। आपके साथ टाइम कम गुजरा है? नहीं, टाइम तो गुजरा, लेकिन हम डरते थे कि यार इनसे अपने काम के बारे में। लेकिन छोटी छोटी मोमेंट्स मुझे याद हैं। अच्छा। हम एक प्ले हाँ, सरवर सबाई का प्ले हम कर रहे थे, डार्क रूम। उस प्ले में जो मेरा कैरेक्टर है, एक मोमेंट में वो उसने हंसना था हिस्टैरिकली, और वो एक बड़ी सलील की थी, जिसमें वो कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आता है, और फिर वो आके अजीब एक बहुत ही हैवी ड्यूटी सीन था, एंड देन ही लाफ्स इन दैट। अब उस सारे इमोशन में लाफ्टर जो है वो बन नहीं पा रहा था। तो मैंने एक दिन डरते डरते, अब बैठे थे लाइब्रेरी में, तो मैं गया, मैंने कहा
अब्बा जी मैं ये मसला है। उन्होंने कहा अच्छा बैठो। मुझे अभी तक याद है, मुझे कोई 1.5-2 घंटे का लेक्चर दिया सिर्फ लाफ्टर पे। अच्छा। हाँ, एंड ही पिक्ड हिज हैंड अप लाइक दिस, जिस तरह म्यूजिक कंपोजर नहीं उठाता कि नाउ यू सी इट विल स्टार्ट फ्रॉम इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर you know variations uski. Wow. How you create laughter for a character when you're building a character, you know. म्यूजिक कंपोजर की तरह आपकी हाँ, लय को सेटल किया। जी जी wow. जी, कि देखो ये इधर है, ये लेवल पे मैंने रोक दिया आके, you know. इसमें सांस का बहुत बड़ा अमल दखल है। इसमें सांस अगर आपने गलत ले लिया तो वो वाला मोमेंट नहीं बन पाएगा आपका, यहाँ पे बस हिचकी बन के रह जाएगा, लाफ्टर नहीं निकलेगा, you know. सो ये छोटी छोटी चीज़ें। फिर जिस तरह हम जब गए श्रीलंका तो हमें इल्म नहीं था कि श्रीलंका में अगर फिल्म बनती है तो किस नहज की बनती है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे ऑपोजिट जो खातून ने श्रीलंकन हीरोइन साइन की हैं, मालिनी फोंसेका, उनका हमने बड़ा सुना था कि फलाना अवार्ड, तो लंदन फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, यहाँ से अवार्ड, शिकागो फिल्म फेस्टिवल, बड़ा नाम था, बड़ा उस खातून का नाम था। और वो मैं था कोई 22 साल का, वो उस टाइम पे थी कोई 29-30 साल की होंगी। अच्छा, बट शी वाज अ ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो। फिर हम उसको देखना चाहते थे। राइट। तो अब हम अपने जो क्रू में से कईयों को मैंने कहा यार चल के एक श्रीलंकन फिल्म देखें, मालनी की। नहीं, वो इंडियन फिल्में देख रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलती नहीं थी उस ज़माने। तो अभिमान एक फिल्म थी, वो नई आए के लगी हुई थी, अमिताभ बच्चन और जया भाभी। एनीवे, सो दे वर एंजॉयिंग दैट। सो मैं एक दिन, अभी 2 दिन रह गए थे मेरी शूटिंग शुरू होने में, तो मैं होटल से बाहर निकला और मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मुझे एक श्रीलंकन फिल्म देखनी है जिसमें मालिनी फोंसेका हो। अच्छा। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा उसकी तो 6-7 फिल्में लगी हैं, आप कौन सी देखेंगे? अच्छा, ये टाइम था, ये होना था कि 6-7 लगी हुई। वो तो बिग हीरोइन, ह्यूज बिग स्टार है। आप नाम उसका नाम टाइप करें तो अब तो वो पॉलिटिशियन है वहाँ पे, शी इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। एनीवे, तो मैंने कहा यार अच्छा, तो उसने कहा कि वो तो 6-7 फिल्मों में है। मैंने कहा फिर आप किसी में भी ले जाओ भाई। उसने एक सिनेमा घर के बाहर उतारा हमें, हम जाके टिकट खरीद के बैठ गए। फिल्म खत्म हो गई, लोग बाहर निकल गए, हम सीट से उठ ही नहीं सके। परेशान हो गए कि ये फिल्म इस मुल्क में। तब तक हमने, ठीक है इंडिया कुछ बना रहा था आर्ट सिनेमा, लेकिन बहुत बोरिंग फिल्में थी, बहुत टीडियस थी। सम ऑफ देम वर वेरी गुड, लेकिन ये लेवल जो हमने श्रीलंका में देखा, तो इट वाज लाइक अ world international standard. He was one of the directors. I didn't know at that time कि ये कौन बला है जिसकी फिल्म हम देख आए। अब एक्साइटमेंट में हम वापस आए अपने होटल। हमने गेस्ट रिलेशन से पूछा कि भाई ये कौन आदमी, किसने उन्होंने कहा लेस्टर जेम्स पीरिस की फिल्म देख के आया है। कौन है, कितने रहता? उसने कहा हॉस्पिटल कहते कि ये होटल के साथ जो लेन अंदर जा रही है उसमें तीसरा घर लेस्टर का है। फिर मेरी एक्साइटमेंट देख के कहती है कि तुम बात करना चाहोगे, मेरा अंकल है। उसने फ़ोन दबाया, अपनी ज़ुबान में बताया गेस्ट है, आपसे बात करना। मैंने तारीफ़ की, मैंने कहा जी आपका सिनेमा नहीं देखा था, ये देखा है, अगर कभी आपके पास वक्त हो तो आप मुझे, मैं इधर 3 महीने रहूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारी परसों से शूटिंग है? मैंने कहा जी। तो अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो होटल में अभी आपकी फिल्म देख के आया हूँ, मैं उसी के ऑरा में अभी मौजूद हूँ। तो कहने लगा हाँ मैं किचन में हूँ, खाना पका रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ खाना पकाओ। अच्छा। हाँ, दिस इज व्हाट अ ग्रेट मैन इज, यू नो, दिस इज हाउ ग्रेट पीपल आर। इन सारे सिलसिले में ये जो वक्त एकदम से आपकी नज़र पड़ी ज़मीना पीरज़ादा पे, क्या सिलसिला था? कहीं काम? वैसे मैंने आपके इंटरव्यूज़ काफ़ी देखे हैं भाई, हम फ्लर्ट थे। आपकी ज़बानी जो आज मुझे कहानी मिलेगी वो आपकी ज़बानी, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह, मासूम की तरह पूछूंगी। तो हम भी तब बच्चे थे और मासूम थे और फ्लर्ट थे। अच्छा, फ्लर्ट भी? हाँ, बिल्कुल पूरे तो फ्लर्ट से ये मुराद नहीं कि कोई उसको आप उस निगाह से देखें, लेकिन क्या समझाऊं, when you see a pretty woman, you खुद भी खूबसूरत है, कोई लड़की प्यारी मिलेगी देखेंगे तो एक बार दिल तो धड़केगा। जिस तरह मोर नहीं अपने पर फैला के मोरनी के सामने नाचता है यूं करके, वो अपने आप को दिखाता है कि जी मैं भी कुछ हूँ। तो शायद एक इंसान की भी ये होती है कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ज़मीना पीरज़ादा जी से पहले कोई दिल धड़क चुके थे? और नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के दिल तोड़ चुके थे? उसने कहा था खड़े रहो, हाथ हाथ बांध के, शादी करनी है तो बात करो। दूसरे दिन मिली कहाँ थी? पहली नजर कहाँ पड़ गई थी?
इतनी हसीन औरत, दुनिया की हसीन औरत। पहला वो सीरियल कर रहा था जिसने मुझे स्टारडम दिया, दूसरा आदमी, पीटीवी पे। अच्छा, वो राना शेख साहिबा डायरेक्ट कर रही थी। क्या बात है। शहजाद खलील उस ज़माने में प्रोग्राम मैनेजर थे पिंडी अच्छा। के। एक बड़ा रोमांटिक माहौल था वहाँ पे। चकलाला में एक छोटा सा टीवी स्टेशन था, एक छोटा सा फ्लोर, मेरा ख्याल है इतना ही बड़ा होगा जितने में हम अभी कर रहे हैं, That is. या इससे डबल होगा शायद। तो वहाँ पे हम सीरियल करने गए, हम सेलेक्ट हुए अगेन। She was doing already acting? No, not at all. She was studying. She was doing her BCom कर रही थी कराची में। अच्छा, तो वो सिलेक्ट कैसी हुई थी? वो कैसे? नहीं, वो नहीं सेलेक्ट बिल्कुल नहीं हुई। उनकी एक कज़न थी जो मेरी बेटी का रोल कर रही थी सीरियल में। अच्छा, मेरी उम्र तब 20 साल थी, लेकिन मैं रोल कर रहा था 35 साल के बंदे का, प्रोफेसर का। नॉट विथ वाइट हेयर और व्हाट, एक ग्रेसफुल एक ग्रेसफुल आदमी। मेरे शायद कैरेक्टर में उस टाइम ये था कि मैं एक बड़ा भी लग सकता हूँ, एक यंग भी लग सकता हूँ। होता है एक्टर, बिकॉज ऑफ योर फिजिक से आप चौड़े भी हैं, थोड़ा सा आप कैरी कर देते। सो उनकी कज़न थी जो मेरी बेटी का रोल, छोटी सी थी तब वो बच्ची। और ये वहीं पे चकलाला में टीवी के थोड़ा आगे उनके मामू जो थे वो आर्मी में थे, कर्नल। तो वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट घर था जहाँ पे वो रहते थे। ये कराची से आई हुई थी छुट्टियाँ मनाने, उनके घर पे रह रही थी। उनके घर पे। तो हमें एक दिन कॉफ़ी के लिए बुला लिया गया। हाँ। पता नहीं उस कॉफ़ी में क्या डाला कि क्या डाला। So, we met and एक ज़्यादा कि हमारी गुफ्तगू बहुत होती थी। अच्छा, We used to talk and कि हर चीज़ के बारे में। कौन गए थे आप लोग? मतलब अकेले गए थे आप या वहाँ पे जब उनके घर गए थे? मैं अकेला गया था, और कौन मेरे साथ था? मैं तो अकेला था। हाँ, वहाँ पे अकेले गए थे। आई वाज बल्कि या उनके मामू ने इनवाइट किया था मुझे। वेरी फाइन मैन। तो वहाँ पे ये बैठी हुई थी और आपसे गुफ्तगू शुरू मौजूद थी, साथ वॉक करके गए, फिर गुफ्तगूएं शुरू हुई, फिर डिस्कशन शुरू हुई, और फिर तीसरा दिन आया, और फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि होल्ड इट, नो फ्लर्टेशन। अच्छा, समझ गई। हाँ, अकेला कैसे नहीं ये समझ आप गई? क्या फ्लर्ट कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे आप? फ्लर्ट ऐसी से मुराद उनसे? ये वो खातून को पता लग जाता है कि फिर यू आर इंटरेस्टेड। क्या कह रहे थे? हुस्न की तारीफ कर रहे थे? नहीं, ऐसा क्या कभी कह नहीं रहे किया। थे? नहीं, हुस्न वो फरसुदा चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ, यू टॉक अबाउट द इंटेलेक्ट, द माइंड। आज के दौर में बताए ना भाई, लड़कों को कैसे फंसती है लड़कियां, लड़के तो यही सोचते हैं। एक तो लड़की मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आज तक। कुड़ी फंसा ली है। What do you mean by फंसा ली है? देखें, आज के दौर में लड़का जब तक लड़की को ये ना बोले you're so hot, you're so sexy, oh my god, you're damn, you know, ये ना बोलो तो लड़की कहती है ये तो मुझसे प्यारी कोई नहीं करता। तो ये यूथ को समझाएं कि पहले क्या होता था। हमारे दौर में ये बोलने की जरूरत नहीं होती थी, खुद महसूस हो जाता था। अच्छा, खालिस मोहब्बत। और वो एहसास जो है वो तमीज़ के दायरे में रहकर होता था, you know। फिर उन्होंने आपको फ्लर्टिंग वाला क्यों बोला? नो मोर फ्लर्टिंग, ये क्या चीज थी? फ्लर्ट तो मैं था, मैं क्या करूं? मुझे तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो जाती थी भाई। हाँ, क्या करें? आई वाज रोमांटिक, आई कुडंट हेल्प इट। और फ्लर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बस फिर खत्म हो गया सारा काम। आपको ने समझा दिया। उसके 3 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली, भाग के। हाँ, ये मुझे बताना है आपने। ये मैंने 2-3 जगह आपका सुना, मगर भाग के मुराद ये नहीं कि हम दौड़ ही गए, कहीं पे गायब हो गए। हाँ। हमने निकाह किया और घर आके अनाउंस कर दिया कि जी ये काम हो गया है। नहीं तो आपके अब्बू भी को आप मतलब पढ़ी लिखी क्वालिफाइड फैमिली, आपकी बैकग्राउंड, उनकी भी बैकग्राउंड जबरदस्त। अब्बू बस उसी साल दुनिया से रुखसत हुए थे एंड आई वाज वेरी सैड। अच्छा, अब्बू उस वक्त नहीं थे। माय फादर। अच्छा, अम्मी? एंड अम्मी मेरी मौजूद थी और आई थी, दूसरे दिन आ गई थी कराची। शी वाज हैप्पी, ऑल ओके। आज तक मेरी माँ, शी डाइड एट द एज ऑफ 97 माशाल्लाह। तो अपनी पूरी शादी की मेरी बात आज जब तक वो जिंदा रही हैं, मुझे उन्होंने कभी ये नहीं कहा बेटे हमसे पूछ तो लेते। She respected my decision. Wow. And of course later on की बात तो later on होती है। मगर वैसे पूछा क्यों नहीं था? एक बात है, Why didn't you ask? भाई समीना ने कहा शादी कर लेते हैं, मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं, चलो कब करें? उसने कहा आज, मैंने कहा ओके लेट्स गो। It happened like that. Very natural. समीना जी ने भी नहीं पूछा अपने घर वालों से, किसी को बुलाया? अम्मा नहीं मानती थी। अम्मा कहती थी कि तुम एक्टिंग छोड़ दो, तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो। हम कहते थे हम मर्चेंट नेवी, हमारा क्या ताल्लुक है मर्चेंट नेवी? उनका एक पूरा खानदान मर्चेंट नेवी में था, सो शी थॉट कि मर्चेंट नेवी में आपकी
मतलब पैसे तो उनको पता था कि उनकी ऐसे नहीं चलनी ना, मुझे तो लंबा टाइम लग जाएगा मनवाने में। हमने कहा चलो करके देख लेते हैं, बता देते हैं जाके कि जी अब तो हो गया है, हुण दसो की करना है आगे। अरे वाह, वैसे डिसीजन ऐसी होना चाहिए, दो लोगों की आपस तो की और बात क्या? है ना, दोनों फैसला करना है बिल्कुल। और लड़का फैसला ले तो फिर करके दिखाए। एंड समीना, आउट ऑफ ऑल ऑफ अस ब्रदर्स, हम 5 माशाल्लाह भाई हैं, एक तो नहीं रहे। समीना वाज द फर्स्ट भाभी और फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट बहू इन आवर फैमिली, वाह, and she was the only one who met Rafi Peer. Sat with him in his library for 2 hours just talking to him. वाह, ते उसके जाने के बाद में मेरी माँ ने बताया एक दफ़ा कि जब समीना चली गई थी और मुझे इन्होंने कहा कि सुश्रीदा दे नाल ब्याह करेगा। कह दिया था। बट देखो वो रवायत ये थी कि हम ठीक है, एक आई स्टडीड विद गर्ल्स, हाँ, बचपन से मैं लड़कियों के साथ पढ़ा। जॉन मैकडॉनल्ड मेरा स्कूल था, को हाँ। एजुकेशन स्कूल था। हाँ, अब्बा ने हम सब भाइयों को जॉन मैकडॉनल्ड में ही डाला था, वाह, क्योंकि मिसेस आगा बशीर जो थी वो अब्बा के बहुत करीबी दोस्त मिस्टर आगा बशीर की बीवी थी। हाँ, एंड द स्कूल वाज अ ग्रेट स्कूल, हाँ, वाज क्लोजर टू आवर हाउस एट दैट टाइम। सो शायद अब्बा ने हमें उस स्कूल में इसलिए भेजा कि हम लड़कियों की इज्जत करना सीखें, वाह, यू नो, उनको एक आउट ऑफ स्पेस स्पीशी ना समझें, बल्कि उनको जिस तरह हैं, यू नो, दैट्स इट। सो प्रॉब्ली आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद। फिर जब समीना जी ने भी अपना करियर स्टार्ट किया, आपने उनको कभी मना नहीं किया कि तुम काम नहीं करोगी, तुम एक्टिंग नहीं करोगी, बल्कि आपके साथ भी, और हमने बहुत सी जगहों पे उनको बहुत ज़्यादा देखा कि आपने उनको सपोर्ट किया है और वो एक्टिंग करियर को लेके चलती ही नहीं, बल्कि उन्होंने डायरेक्शन दी, बड़े काम किए, फिर ये सिलसिला आपके साथ चलता गया, आगे बढ़ता गया। जी, फिर यूँ हुआ कि जब वो बिजी होती थी तो मैं फिर अपने आप को अनबिजी कर लेता था, क्योंकि 2 बेटियां थी हमारी। सो आई वुड बी विद देम, you know, tell them stories, talk to them, play with them. That's why my 2 daughters are my friends. वाह, Even today. And अच्छा, ये जो फिल्म और जो ड्रामा, ये सारा सिलसिला जब आपका आया, उससे पहले मैं क्योंकि थोड़ी सी एक दो बातें आपकी, क्योंकि समीना जी के साथ ज़रूर आर्काइव शेयर करना चाहूँगी कि जब आपकी शादी हो गई, आज के दौर को ये तो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि शादीशुदा जो जोड़ा होता है, क्या उसमें झगड़ा होता है या नहीं होता? आप लोगों के टाइम पे झगड़ा होता था? अगर होता तो कैसे सॉल्व करते थे? कोई ऐसी नाचाकियाँ, कोई ऐसी खिचपिच कोई होती थी? जो कपल ये कहे कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ तो वो झूठ बोलते हैं। ओके, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। 2 पर्सनालिटीज़, 2 लोग जब आपस में इकट्ठे मिलकर रहना शुरू करें, यू नो, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, ये चीज़ें चलती हैं। अपना अपना नज़रिया होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुसी लठ लैके पै जाओ तो तुसी को दिस इज द एंड। ओके, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बरकरार हैं। वो लियो है, मैं एक्वेरियस हूँ, यू नो, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो बहुत केयरिंग होते हैं। सो वी हैड आवर डिसएग्रीमेंट्स, वी हैड आवर एग्रीमेंट्स, बट हम कई दफ़ा हमारा हल्का फुल्का झगड़ा भी अगर हो जाए ज़ुबानी तौर पे, तो इट लास्टेड ओनली फॉर 7-8 मिनट्स, दैट्स अबाउट इट। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ उधर मुंह करके सो जाएं आप, इधर नहीं, तकिया लेके निकल जाए? मुंह एक ही तरफ रखना। कभी नहीं ऐसा सीन? अच्छा, यहाँ तक नहीं हुआ? ऐसा स्क्रीन ऐसा झगड़े, आर्गुमेंट, सब कुछ, मगर इस पे कभी नहीं ऐसा, ये नहीं ना वो। अगर लड़ाई हो जाए तो मनाना जरूरी है? कोई डिमांड है कि नहीं कोई आके सॉरी करेगा पहले फिर बात शुरू? One of us had to do that, और वो कर लेते थे। You do that? She does it? हाँ, okay. I would do it, she would do it, you know। ये देखो, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बज सकती। You have to give and take। और जो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन है और ये जो मैरिज का जो रिलेशनशिप है, इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, इट्स अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, इट्स अ ड्रामेटिक रिलेशनशिप, इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट हैज सो मेनी डायमेंशंस। समीना पीरज़ादा जी को कैसी बीवी पाया आपने? इतना लंबा रिश्ता, और तो कोई बीवी थी नहीं, तो जो कुछ गुजरा इधर ही गुजरा। नहीं, शी वाज अ वंडरफुल फ्रेंड, एंड हम दोस्त ज़्यादा, मियाँ बीवी शायद कम होंगे, लेकिन वी वर गुड फ्रेंड्स। कोई ऐसी बात समीना जी की जो आपके दिल को अभी भी तड़पा देती है कि यार इसने मेरे लिए ये सब कुछ किया?
इसने मुझे यहाँ सपोर्ट किया, इसने मेरे लिए ये बर्दाश्त किया, हर- इसने हर- मेरे लिए ये दुख सहा, इसने यहाँ मेरे लिए आवाज़ उठाई, यहाँ मेरी स्ट्रेंथ बनी। या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको फील होता है यार मैं यहाँ पे ना समीना के लिए ये नहीं कर पाया जो मुझे करना था, आई वॉज थिंकिंग कि मुझे करना हाँ, था। एक वक्त था ऐसा जो मैं वो नहीं कर पाया जो समीना करना चाहती थी। क्या? वो वाला दौर है हमारा जब मैं प्योर आर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व था, फेस्टिवल्स और दुनिया भर में पाकिस्तान की सकाफत को लेकर जाना, वहाँ के लोगों को पाकिस्तान बुलाना, इतना ह्यूज जो हम फेस्टिवल करते थे, क्या वर्ल्ड बात है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि हमारी कंट्रीब्यूशन है रफी पीर थिएटर कोई वर्कशॉप शक की, नहीं। जिसने रोड मैप्स दिए। अब फैज़ फेस्टिवल, अब लिटरेरी फेस्टिवल, बिनाले, ये सारे सब बाद में। उसके बाद में ऐसे ही। उस एक्सपीरियंस के बाद आया कि क्या हाँ बात। भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या बात है। हम सोचते थे यार हम दुनिया भर में जाते हैं फेस्टिवल्स वगैरह पे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड वी हैड ग्रेट सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो। एंड वो बस चंद धमाकों के बाद, वो जब 18-19 साल के बाद ख़त्म हुआ, तो एनीवे सो या क्या बात कर रहे थे, मैं एकदम एक और जगह पे चला गया। आप समीना जी की कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिल को ना हाँ, बहुत क्लोज yes. के आपको तो लगता है कि मैं ये नहीं कर सका। समीना की ये ख्वाहिश थी कि दोनों हमारी बेटियां जो हैं बाहर पढ़ें जाके, अच्छा। यू नो। सो इन दोज डेज उन्होंने दिन और रात और दिन काम किया टेलीविज़न पे जाके, सीरियल आफ्टर सीरियल आफ्टर सीरियल्स, ऑल दैट वर्क ऑफ हर, एक आना चमन्नी उसमें से घर में नहीं आती थी। All that money she would send for her daughters to be educated. I wish I had that kind of money to educate my daughters at that time. I never wished for money. You know, money was never a problem for me. थोड़ा है आप गुजारा कर सकते हैं। I was साबिर इंसान, मेरा पूरा ख़ानदान साबिर है। हमें आप लोगों ने पैसों के लिए कभी काम नहीं किया, हमें टीचिंग ही आपने काम के लिए काम किया है, क्लास के लिए काम किया। अब आप सोचिए कि उस दौर में हम एक फेस्टिवल अमृतसर में चला रहे थे सांझ के नाम से, यू नो, बिकॉज अमृतसर इज़ द क्लोजेस्ट इंडियन टाउन। एंड सांझ जो था वो हमने डिसाइड किया कि वो ज़ुबान जो पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, जो बॉर्डर के दोनों क्रॉस बोली जाती है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारी तरह का एक ग्रुप था वहाँ पे अमृतसर में, वो बेसिकली एजुकेशनिस्ट, उनके स्कूल्स वगैरह थे, सिस्टम्स थे। So we got together and we started this festival called Sanj. 19 साल उसको चलाया, you know. ये वो contributions, मैं कोई इसमें ये नहीं कहता हूँ कि but I think these were works which should have been done by the government. Not a small organization like Rafi Peer Theatre Workshop. You know. Small in the sense कि हमारा अपना एक infrastructure था, हमारा अपना एक system था of working. And we were dependent on multinationals to bring in some money to be able to do the festival. और फेस्टिवल जब हमारा ख़त्म होता था तो एक लाइन होती थी होटल वालों की, बिजली वालों की, अपना वुड वर्कर्स की, जो लोग काम 400-500 लोग काम करते थे फेस्टिवल के ऊपर. So it was an activity which was generating money also for the country. Festivals इसीलिए होते हैं कि आप सोचिए कि 400-500 बंदे ने आना, PIA पे बैठ के वो आ रहा है, बिकॉज PIA इज द easiest फ्लाइट. तो इमेजिन हाउ मच PIA इज मेकिंग. बल्कि PIA के मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें ढूंढते हुए आ गए कि भाई ये क्या होता है इन 11 दिन में, अचानक कितनी टिकटें हमारी बिक जाती. बट दे नेवर गेव अस सपोर्टिंग हैंड टू कि जी हम आपको 40% डिस्काउंट देते हैं. उस दौर में ये चीज़ें होती नहीं थी, यहाँ पे अब शुरू हुई है ना PR कोलैबोरेशन स्टफ. अच्छा, कोई ऐसा वक्त जिसने आपको तोड़ा हो, बिल्कुल आप टूट गए हो, फिर आपने अपने आप को जोड़ा हो? हर इंसान की जिंदगी में मोमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन ट्रेजेडीज होती हैं इंसान की, हर इंसान की ज़िंदगी में. जहाँ खुशी है वहाँ गमी भी है, यू नो. मेरा सबसे जो दुख वाली बात थी वो मेरे छोटे भाई की डेथ थी अचानक. फैज़ान की. वो तो बताएं, फैज़ान भाई की डेथ कैसे बस वो बेचारा एक दिन सुबह रात को बोल गया, he died of a sudden heart attack. बहुत जल्दी यंग एज में चले गए. हाँ, बड़ा इंटेंस था वो, बड़ा माशाल्लाह इंटेंस में काम करता था. ये ट्विंस थे दोनों, सदान और फैज़ान जो है, ये मेरे छोटे. अच्छा, ये दोनों ट्विंस थे. ओके.
मैं 6-7 साल का था जब ये पैदा हुए थे। सो आप लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे ना, जी, सारे जी, एक जी। साथ? आपकी मम्मी ने जी। आपको इस तरह रखा कि जी, बच्चों को हाँ। जोड़ के एक साथ ही रखा, अब भी जो माशाल्लाह। हम रहते हैं हमारी वालदा की वजह से एक छोटा सा हमने एरिया लिया था लाहौर से दूर, जो अब लाहौर से दूर नहीं। एंड मेरी वालदा की यही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द हों। समीना जी ने कभी नहीं कहा कि नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैं सपोर्ट नहीं नहीं। करती, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, मैं एक स्टार हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ? नहीं, हाउ विल आई जस्ट जॉइंट नहीं था इन दैट वे। अच्छा। हम इंडिपेंडेंस थी, हम्म, एक दूसरे के, हमारे एक ही इलाके में इकट्ठे, एक गेट, अंदर आए तो 2-3 अपने सबकी अपने छोटे घर छोटे बने हुए हमने हैं। घर अच्छा। बनाए हुए थे। तो कोई खाना वाना साथ खाते थे रात कई को? दफ़ा अम्मी मेरे के पास पास ये हो? टमाटर नहीं होते तो मैं जाके फैजान के किचन में से उठा लाता हूँ, आलू नहीं होता वो उधर आके ले जाते हैं, चीनी ख़त्म हो गई, एंडे नहीं। हाँ, सपोर्ट ही है। सो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम ही है ना, प्लस यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू आर क्लोज टू योर फैमिली। बेटियों में से लाडला कौन है आपका? दोनों बेटियों में से? दोनों। दोनों। आई कांट मेक आउट के कौन। मेरी सबसे जो छोटी बेटी है वो 2 ही तो हैं। हाँ वो पेंटर है, शी इज़ एन हाँ आर्टिस्ट। हाँ। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओकैट, अच्छा। ओंटारियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड पीरूज में डिज़ाइन। आपने लगाई हुई भी उनकी पेंटिंग? जी, एक ज़माने में उसकी एग्जीबिशन की थी। बड़ी वाली जो हैं वो हैं अनम, अच्छा। तो वो पढ़ी मॉन्ट्रियल में। अच्छा। उनकी स्टडी जो थी वो विमेन जेंडर स्टडीज़ में उन्होंने किया। अच्छा। और फिल्म, हाँ। जेंडर स्टडीज़ एंड हिज प्रिंसिपल वाज फिल्म। अच्छा। कि फिल्म में औरत की किस तरीके से यू नो हाउ इज शी पोर्ट्रेट। अच्छा। लेकिन वो जब अपना उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इसकी जॉब जो है यूनाइटेड नेशंस में है और मैं यूनाइटेड नेशन जैसे अदारे में बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। ये बच्चे हैं जो आज के बच्चे हैं, हाँ। जिनको पता लग गया है कि यूनाइटेड नेशन है क्या भला, यू नो how hoax it is and how it is controlled. Anyway, we're not going to discuss politics, as we said that. So she became a chef. अच्छा, तो फिर शेफ बन गए? हाँ, वो she was running a restaurant. And मेरी दोनों बेटियाँ पीरूज कैफे जो है वो नहीं, उसकी पीरूज कैफे वाला खाना वो नहीं बनाती। ओके। उसका गोरा खाना है। ओके। अपना एक्सपेरिमेंट्स करती है। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक और फलाना, यू नो, इस तरह करके। ओके। सो दुनिया यहाँ से पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है आजकल। हाँ यू नो, लोग जा रहे हैं। हाँ। मेरी दोनों बेटियाँ कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ चुकी हैं एंड बोथ ऑफ देम आर क्या कैनेडियन मैसेज है ये नेशनल लोगों आल्सो। के लिए? देखें कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोग पढ़ लिख के पाकिस्तान आ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी है, मतलब रिमार्केबल चाइल्ड ही इज़। मुझे तो अपना आप लगता है कभी उसको देख के, क्योंकि वो स्टोरी टेलर है। इस उम्र में 4 साल की उम्र में कहानियाँ सुनाता है। वाह। अच्छा, पीटीवी का दौर और आज के दौर को डिस्कस करना चाहूँगी, ड्रामा, क्योंकि अभी बहुत मैं ही, हाँ, ये जो अभी के ड्रामे हम देख रहे हैं और जब हम पीटीवी के ड्रामे को देखते हैं तो जैसे हम उसके साथ बड़ा जुड़ से जाते हैं। बात हो रही है तो बड़ी सच्चाई के साथ, लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा खूबसूरत है, अदायगी इतनी प्यारी है, फिर रेसल्स, सीआर डीआर कैमरे की जो बार बार होती थी उससे बड़ी प्रैक्टिस होती थी। अब आर्टिस्ट जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता था अपने कैरेक्टर में, स्क्रिप्ट याद करने में, एक दूसरे की लाइटिंग का खुद बल्कि नया बंदा आया भी सीख जाता था, क्योंकि हम इसको इंस्टीट्यूट कहते थे कि हमें लाइट का पता होता था। आज के दौर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता हम किसकी लाइट काट रहे हैं, किसको शेडो दे रहे हैं, किसकी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, किसकी बात को समझे बगैर जो है ना अपनी टोन में एक आंसर बना के जो है ना जवाब दे रहे हैं। स्क्रिप्ट वो तो नहीं है कि अगर हम अपनी कोई लाइन्स याद कर लें, हमने अपने टोन में बोलना है, हमें सामने वाले के टोन का पता होना चाहिए, उसने पॉज कहाँ लेना है, रुकना कहाँ है, उसका लहजा क्या है। और आज के दौर में ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग एक्टिंग करते हैं तो जब वो एक्शन के वक्त आता है, जो सीआर अगर करवा भी रहा है डायरेक्टर, सीआर में कुछ और करता है और जो परफॉर्मिंग जब टाइम आता है एक्शन पे तो कुछ और परफॉर्म कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे से अच्छा परफॉर्म ना कर जाए। उसकी वजूहात हैं, हमारे पास वीक डायरेक्टर्स हैं, उम्दा डायरेक्टर्स भी हैं लेकिन उनकी वो बहुत कम है। मगर नए आए हुए डायरेक्टर तो सब ये कहते हैं नए या पीटीवी के पुराने दौर की से मैं अच्छे बात नहीं डायरेक्टर है। हैं, उन्होंने काम ही कोई नहीं किया, उन्होंने कक किया है, उनको काम ही नहीं आता था, किनको? सब बुढ़ाऊ ये कोई काम करते थे। हम डायरेक्टर हैं, आज के दौर का डायरेक्टर डायरेक्टर कहता है कौन हम है? पैसे कमाते हैं, हम हमारा नहीं, वो पैसा जरूर देखो, कमाता है, जरूर एक्टर कमाता से है। ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे होते हैं। आज का डायरेक्टर एक्टर से ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। आज का आपको भी पता है, बड़े बड़े नाम मैं लेना नहीं चाहती। वो हम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में ये सोचा करते थे और ये कहा करते थे, रिवायत थी कहने में हमारी, कि किसी उल्लू डायरेक्टर की फिल्म अल्लाह ताला हिट ना कराएं क्योंकि अगर किसी उल्लू डायरेक्टर की फिल्म हिट हो गई
तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए स्पेंड, उसके बाद उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा बहुत सारे, हर बंदा कहेगा इन्हों बना बॉक्स ऑफिस मटेरियल है। हाँ। बॉक्स ऑफिस मटेरियल इज नथिंग बट अ अच्छा। बंकम, यू नो। अब तो हम सब पैसा कमा रहे हैं। आई गो टू मेक मनी बिकॉज रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मुझे अगर तो यही मैंने काम आता आपको कास्ट करना है, जी। इफ आई एम अ डायरेक्टर, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, और मैंने आपको कास्ट करना है कि मेरी सीरियल में उस्मान पीरज़ादा होना चाहिए, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जो है ना डायरेक्टर भी आपसे भी ज़्यादा पैसा खर्चा करना है कि मेरे उस्मान को शूट करने के लिए मेरे पास डायरेक्टर भी होना चाहिए, और वो डायरेक्टर जो है वो आपसे भी ज़्यादा ऊपर पैसा चार्ज कर रहा है और उसके नखरे आपके से ऊपर है। फिर वो अपनी आके डिमांड बताएगा राइटर ये होना चाहिए, हीरोइन यही रखेंगे, वो उस कैरेक्टर की ये चीज़ें। डायरेक्टर आज का जो डायरेक्टर है माँ सिवाय चंद को छोड़ के वो क्लर्क है बेसिकली। उसका काम है कैमरा कट, दैट्स अबाउट इट। डायरेक्टर मैं उसको मानता हूँ जो ही गोज बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। एक तो स्क्रिप्ट है ना जो राइटर ने लिख दिया, अब राइटर से स्क्रिप्ट मुंतकिल होके डायरेक्टर के पास आया, अब डायरेक्टर से वो स्क्रिप्ट मुंतकिल होके एक्टर में जाना है। मतलब आपको एक मिसाल देता हूँ क्यों कैसे। शहजाद खलील मेरा डायरेक्टर था, तीसरा किनारा सीरियल जो आज भी क्लासिक माना जाता है। तो शहजाद खलील और मैं बैठे थे, कुछ लोगों के मेकअप चल रहे थे, किसी की दाढ़ी लगनी थी, किसी की मूंछ लगनी थी, और मेरे दफ्तर का सेट लगा हुआ था। अच्छा। मेरा मेरा कैरेक्टर उसमें एक अपॉर्चुनिस्ट का था। वो हर कॉस्ट के ऊपर राइज करना चाहता। ही वांट्स टू राइज अप एंड बिकम द बेस्ट। तो इट वाज अ स्टोरी ऑफ टू। एक आइडियलिस्टिक था जो राहत काज़मी है और मैं जो वांट्स टू। तो अब हम मेरे उस ऑफिस में बैठे हुए हैं और लाइटिंग अभी ख़त्म हुई है, तो कॉफ़ी मंगाई है शहजाद खलील ने और हम वेट कर रहे हैं कि पूरी जो बाकी किसी ने इधर बैठना है, किसी ने उधर बैठना है, 2 कैरेक्टर और हैं, एक मेरे बॉस का कैरेक्टर पर वो तैयार हो रहा है, उसकी मूछें बननी होती थी। तो शहजाद खलील मुझे कहता उस्मान कैन यू डू समथिंग। आई सेड व्हाट। कहता इट्स नाइट, यू जस्ट फिनिश योर वर्क इन द ऑफिस, कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, क्या करोगे। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड ओके, आप जाएं ऊपर पैनल पे चला गया। जो मैंने कारनामा अंजाम दिया वहाँ पे उसके बाद, दैट हैड नथिंग टू डू विद द स्क्रिप्ट, दैट वाज बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर। डायरेक्टर मक्खी पे मक्खी नहीं मारने वाले बंदे को आप डायरेक्टर कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। अ डायरेक्टर हु गोज बियॉन्ड, यू नो, एक्सप्लोर करे कि यार अब तो आप कैरेक्टर पूछते हैं। एट टाइम्स आई से कि यार ये इमोशनल सीन है, मैं ग्लिसरीन लेके आंसू नहीं बनाता, आई डू इट विद अ फील। टाइम नहीं देंगे आपको, टाइम नहीं है। ये नहीं, ये बताओ शॉट केड़ा लगना है। आपने ओटी भी लेना, आपने मास्टर भी लेना, आपने क्लोजअप भी लेना। मेरे हिसाब से तो ये शॉट बनता है क्लोजअप का। तो आप क्लोजअप आखिर में क्यों रह रहे जब मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। मास्टर में भी मैं फीलिंग दूं, मैं हर के अंदर फीलिंग दे के फारिग हो जाऊं और फिर आप आए जी अब दें आप। और वो आपका एडिटर जो है जिसका कोई लिंक नहीं है आपके साथ, वो एक अजीब आइसोलेशन में वो बेचारा बैठा हुआ है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, some of our directors are fantastic, they are very good. I've worked with some very fine boys. जैसे मुझे हसीब बड़ा पसंद था, हसीब बहुत अच्छा काम करते थे। आपने हसीब के साथ काम किया? जी। इस तरह काफ़ी ऐसे फारूक रेंद वगैरह ये लोग काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। फारूक के साथ नहीं किया लेकिन उसके अंकल के साथ किया हुआ मैंने। जंगल किया था उसके अंकल, हाँ अंकल ही थे उसके। अच्छा। हारून रेंद। अच्छा। वेरी फाइन डायरेक्टर अगेन, यू नो, जिन्होंने दीवारें किया, जिन्होंने जंगल किया। क्या बात है। आई स्टिल रिमेंबर जंगल, माय गॉड, वो ग्रेट सीरियल, ग्रेट कैरेक्टर्स। अभी जो आप कैरेक्टर्स देखते हैं, आज के जो एक्टर्स हैं उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, मुझे अफसोस भी कई दफ़ा होता है, इतना टैलेंट है, ये नहीं कि हमारे इन बच्चों में टैलेंट, वेरी टैलेंट, मेहनती भी है, हाँ मेहनती भी हैं, टैलेंट भी है, लेकिन उनका फोकस सारे का सारा पैसे पे लगा होता है। अच्छी बात है, मगर मुझे हम उनकी उम्र के अंदर इस तरह नहीं थे, हमें पैसे का नहीं, हमें काम का था। हाँ, ये बात। वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू कम आउट विद सम, ट्राई टू कम आउट विद सम गुड वर्क। बताए ना, पीटीवी के कितने चेक मिलते थे आपको एक सीरियल के, कोई अंदाजन?
एक सीरियल लीड एक्टर को कितना कोई मिल जाता था। मुझे भी याद है कि पीटीवी में उस ज़माने के एमडी जो थे, हुआ कुछ यूं कि इंडिया का मैच हो रहा था क्रिकेट का यहाँ पे लाहौर में। अच्छा। तो इंडियन दूरदर्शन की टीम आई हुई थी 2 बसें लेके उस मैच को शूट करके इंडिया में दिखाने के लिए। तो वो दोनों बसें आके रात को पीटीवी में पार्क हो जाती थी। तो एक दिन हमें पता चला कि जी इंडियन टीम जो है उन्होंने एमडी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें तीसरा किनारा के सेट पे ले जाएं। तो तीसरा किनारा के सेट पे वो इंडियन टीम आ गई। तो कुछ चाय शाय की हुई थी पीटीवी ने उनके लिए। तो उसमें एमडी साहब मेरे पास, उन्होंने कहा उस्मान you should be very very happy, serial has done so much, look at these people, they are watching it, so इंडिया में देख रहे हैं। तो मैंने कहा सर आई एम नॉट रियली हैप्पी। कहने लगे क्यों? मैंने कहा सर यानी कि कम से कम 5,000 रुपये मिलने चाहिए पर एपिसोड, हमें तो 800 रुपये मिलते हैं, तो देन वी विल बी हैप्पी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, टीवी को आपने कभी इस तरह नहीं समझना, टीवी शुड ओनली बी योर हॉबी नॉट योर प्रोफेशन। कैन यू इमेजिन? सो जब ब्यूरोक्रेट के जहन के अंदर ये था कि यार मेरी तनख्वाह से ज़्यादा मैं इस एक्टर को पैसे मिल जाएंगे, क्यों? ये कौन होता है? आप पैसा कमाते हैं, अगर पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आपकी पैसा आपकी रेपुटेशन पे आपको मिलता है। लॉयर जो है वो अपने मुंह से मांगता है क्योंकि उसको पता है मैं जाके इस केस को क्रैप करूंगा, और जो क्लाइंट है उसको भी पता है कि यार इससे बेहतर तो कोई है नहीं। राइट। आप इलाज भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपको बेस्ट मिलता है, उसकी एक सर्टेन प्राइस एंड यू पे दैट प्राइस, राइट? यू नो, सेम इज द एक्टर। हमें क्या पीटीवी के अंदर ए सैलरी पर रखा हुआ था, मैं A+ पे था। A+ और A के अंदर फर्क पता क्या था? 100 रुपए का। अच्छा। और A के अंदर कहीं अगर लीड पे आपने साइन कर लिया किसी को जो अभी 3 दिन पहले आया इस काम के अंदर, सो ये वाली चीज़ें, ये रवायतें, यू नो, पीटीवी ने ये सिर्फ, मैं ये कहता हूँ कि देखो पीटीवी ने हमें स्क्रीन तो दिया, लेकिन हम में से किसी को भी पीटीवी ने खुद कफील नहीं होने दिया। इट ट्राइड एट लेवल बेस्ट कि हम एक वो खुद के अंदर ही बैठ के वो टुक टुक करते रहें। आप 13 करोड़ रुपए उस ज़माने के अंदर टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो साले उस टैक्स में से आधा एक्टर्स को बांट दो, राइटर्स को बांट दो, जो जिनकी वजह से ये चल रहा है। न्यूज़ की वजह से नहीं चल रहा पीटीवी चलता था ड्रामे की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से। अच्छा, अब देखें आपके टाइम पे जो आपने सीरियल्स की हैं, ठीक है, उन सीरियल्स में अगर हम आपको देखें तो उसमें स्टोरी होती थी, बैकग्राउंड होता था, एक मकसद होता था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता था, ठीक है, लफ्ज़ों का चुनाव जैसे मैं बोल रही थी, ऐसा होता था कि जिससे एक लफ्ज़ से जो है ना बंदे की तासीर चेंज हो जाए। आपके आज के दौर के जो हम ड्रामे देखते हैं, ठीक है, उनमें सास बहू के झगड़े इज़ द मस्ट प्रायोरिटी। लेकिन अब आपका स्क्रिप्ट डिसाइड करता है मार्केटिंग का बंदा, अब आपका स्क्रिप्ट डिसाइड करता है। स्क्रिप्ट कमेटी जो है, जो बनती है, जो चैनल, हर चैनल के पास है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनको क्लासेस लेनी चाहिए, उनको एजुकेट करवाना चाहिए व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक स्क्रिप्ट। ओनली देन somebody कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट कमेटी। क्योंकि इतने फरसूदा, इतने बेहंगम स्क्रिप्ट हमारे सामने कई दफ़ा आते हैं कि अफसोस होता है। यू नो, पैसा लग रहा है उस पर, चैनल पैसे लगा रहा है, हमको पैसा दे रहा है। आजकल सीरियल्स जो हैं, आप जानती हैं कि उनके रेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। प्रोडक्शन जो है 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ रुपए का सीरियल बनता है इस मुल्क में। सो जाहिर है कि चैनल उसको वापस कमाना भी चाहता है, लेकिन कमाने के बेनतहा तरीके अब आ भी गए हैं। यूट्यूब भी आ गया है, आपका चैनल भी है, मगर वही दिखाना, गरीब घर की लड़की, अमीर घर का लड़का वहाँ से ब्याह के लाए सास कर रही है। दे स्टिल थिंक कि वो जो वर्किंग बेचारी क्लास जो है, मैं कोई तहज़ीक नहीं कर रहा हूँ, जो क्या किस तरह समझाऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में उनके जो काम करने वाले लोग हैं, सफाई करने वाले, नौकरानी, कुक, इस तरह के लोगों को बैठ के सीरियल देखते
बैठ के देखा। ज़्यादातर मेजॉरिटी यही देखी सो दे थिंक प्रोबेबली इन देयर ओन विजडम, शायद वो विजडम हमारा नहीं है, चैनल का अपना एक विजडम है, क्योंकि उसने पैसा कमाना है ऐसे ही। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, ज़रूर कमाएं पैसा, व्हाई नॉट, यू नो, बिकॉज आप इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं। अब हम इधर बैठे हुए हैं, देखें ये लाइटें हैं, ये सारे कैमरे हैं, ये स्टाफ सारा बैठा हुआ है, इनकी भी सैलरी है, इनको नहीं मिलेगी, मसला पड़ जाएगा। सो दे हैव टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी, देयर इज नो हार्म इन दैट। But why are we not on international networks right now? Why can't we be on Netflix? Yes. Why can't we be on these channels? Why not? हम कहाँ खड़े, क्यों? या तो अपना चैनल बनाएं, government should make its own channel, so we can face the world with that channel. हम इंटरनेशनल मार्केट में आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कुएं के मेंढक बने हुए हैं। एंड वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द टैलेंट। जो मर्जी हम कह रहे हैं, ये हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। ऐसे ही है, you know, they are remarkably talented actors and actresses, you know. अब उस बेचारे को आप स्क्रिप्ट नहीं देंगे, उसको डायरेक्टर नहीं देंगे, तो वो क्या दीवार में टक्कर मारेगा, क्या करेगा? मैं खाली पेपर कब तक लेके घूमूंगी जब तक कि मैं इस पे कुछ लिखूंगी नहीं, सिंपल। अच्छा, ये जो लड़के हैं आजकल, इनकी जो शक्लें, सब डायरेक्टर्स ने इनको एक ही शक्ल का कर दिया है। दे हैव टू हैव द खत, एक ही टाइप का खत बनाना है। सारे हीरो की शक्लें जब एक ड्रामे से बाल उठाने हैं, बाल हाँ उठा के इतने पफ के साथ, इतनी बैकोमिंग, इतना स्प्रे करके लड़के सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, मतलब समझिए। अच्छा, और इतनी शक्ल सीरियस रखनी, आप अभी 10 बार मेरे साथ बैठ के हंसे, नेचुरल हैं, कभी इधर मूवमेंट कभी उधर मूवमेंट, कोट इधर उधर जा रहा है, इट्स ऑल ओके। नहीं, आज का एक्टर जो हीरो है वो अकड़ा रहेगा ऐसे, उसको पीछे किसी ने सरिया लगा दी है हीरो को, उसके मुंह पे खतर रख दिया है। सारों की, आप दानिश तैमूर की शक्ल देख लें, आप और कौन से बहाज हैं, सारे प्यारे खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा ही हसीन बनाया, और ज़हीन भी हैं बिल्कुल माशाल्लाह। मगर मैं कहती हूँ कि जो डायरेक्टर है ना, उनके अंदर की मतलब वर्सेटाइल उनको मैं नहीं देख रही, उनको अंदर एक कैमरे की एक फेस सबकी, वो जो है क्या नाम है, वो हाशमी क्या नाम है, एक और भी बड़े सारे कोई एक्टर भूल जाते हैं, सारे मेरे है तो प्यारे ही है, क्या नाम है, इमरान अशरफ, सब बच्चे जो हैं, जो जितने लड़के हैं, उन सब की दाढ़ी खत ऑलमोस्ट। मैंने तो कोई नई शक्ल नहीं देखी, कोई ऐसा कोई नया लुक, कोई नया गेटअप नहीं देखा, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं देखी, वही पफ उठे हुए, वही ख़त निकले हुए, और सरिया पीछे डायरेक्टर ने डलवा दिया है, तो कोट है तो हिलना नहीं है, और हंसना नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बताएं, मैं फिर ये किस तरीके से मैं वो डायरेक्टर की फॉल्ट समझूं, क्या समझूं? आज का जो हीरो है उसको बेचारे को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। डायरेक्टर बेचारे का इतना अमल दखल है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जबकि सारे डायरेक्टर्स को निकाल के जो अपनी मर्जी का काम करते हैं। नहीं तो हमारी पूरी जो प्रोडक्शन जो है वो डिज़ाइन इस तरह हुई है, मास्टर ओटी क्लोजअप, मास्टर ओटी क्लोजअप। एक मैं सीरियल कर रहा, मैं बोलता नहीं किसके लिए, आई वाज डायरेक्टिंग अ सीरियल एंड आफ्टर शूटिंग आई लेफ्ट फॉर कनाडा। अब होना ये था कि टाइमलाइन पे कट के मुझे भेजते रहना है कनाडा में। अच्छा। और मैं वहाँ पे ओके देता रहूँगा, अगर कोई चीज़ स्क्वीज़ करनी है, कोई ये निकाल दो, ये रख दो, ये मैं कर रहा हूँ उधर बैठ के, फाइनल एडिट। अब मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया, उस ट्रेंड बाय अस, उसने कहा उस्मान साहब मुसीबत पड़ गई है, अब मैं कनाडा में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? आपका तो ये एडिट ही नहीं हो पा रहा। मैंने कहा क्यों? मेरा तो एडिट किया हुआ, मेरा तो शूट किया हुआ काम जो है वो एक बच्चा एडिट कर सकता है, बिकॉज मैं एक डिसिप्लिन के अंदर शूट करता हूँ। मेरा शॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोनाउंस्ड है, मुझे पता है कि किधर है, वो लगना ही उस तरह है। आप शॉट नंबर 1 मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, यू नो, कि आप शॉट नंबर 1 ये, दूसरा ये। अच्छा, उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रही हैं, आप एडिटर को बुलाइए जो ये एडिट कर रहा है। एडिटर साहब आ गए। मैंने कहा बेटे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कहता सर वो फलाना एपिसोड 2 नंबर जो है उसका फलाना सीन। मैंने कहा ओके, मैंने वो अपने फ़ोन पे निकाल लिया। मैंने कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? कहता सर इसका मास्टर नहीं आपने लिया। मैंने कहा जाहिल आदमी, ये सीन मेरा क्लोजअप से शुरू होता है, मैं मास्टर क्यों ले लूं? अच्छा, वो ताकि तू मास्टर ला दें। मेरे को पूछे बगैर तू मास्टर ला दे। ये सीन ही मेरा क्लोजअप से शुरू हो रहा है। क्लोजअप से
वो हो रहा है, Frame हो खुल रहा रही है, फ्रेम खुल रहा है, वो ये वाइड हुआ है, वो टर्न हुआ है, एक्टर हाँ। उसने उधर से मूव लिया है, वो फिर मिड के अंदर आ गया। वो आई एम अ थिएटर डायरेक्टर, हाँ। दैट्स हाउ आई शूट माय वर्क, यू नो। कहता पता मास्टर है- शूट लिया यार। तुझे मास्टर नहीं लेता, चलो। अब वो बेचारे का कसूर नहीं है, हाँ। बिकॉज ही इज ट्रेंड लाइक दैट। उसका माइंड डिसिप्लिन ये कर दिया गया, यार मास्टर पहले रखना होता है, गड़म 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 बाद हम देख रहे होते हैं, हम भी कर रहे हैं ना, हम भी एक्ट इसी तरह कर रहे हैं कि मास्टर किया जल्दी से, उसके बाद सीन समझो हो गया। मतलब देखा जाए तो उसी मशीन का हिस्सा बनना पड़ गया। क्यों जी? हाँ, ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं खुद भी कैमरे पे ही। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो हमारी पेमेंट है लोग खा जाते हैं, अब मेरी तो बहुत लोगों ने पेमेंट खाई है, बहुत बुरे बुरे हालात में खाई है। जब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, पैसे ही नहीं दिए, काम भी करवा लिया, सीरियल ऑन हो जाती थी, पैसे ही नहीं देते थे। अब बताइए, आप जैसा नाम, आपकी भी कभी पेमेंट मरी है? आज तक नहीं। वाह, शुक्र है आप बच गए। कभी नहीं, थोड़ी सी शायद लोग इज्जत करते हाँ। हैं, आई डोंट नो। बार बार मांगनी पड़ती है, ये है काम करके खुद भीख मांगनी पड़ती है। देखो चेक, अब मैं जो साइन कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स में, कहता हूँ वही आखिरी चेक जो है ना आपने मेरा जो, हाँ। जिस दिन मेरा काम खत्म होगा चेक मेरा सामने पड़ा होना चाहिए। हाँ। व्हाई शुड आई वेट फॉर 1 month? और वो 1 month टर्न्स इनटू 3 months एट टाइम्स होता है। लेकिन मेरे पैसे कभी किसी ने खाए नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। नोबडी हैज ईटन माय मनी। डिलेज हैं। शोहरत ने आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डाला? जी। क्या? कि आपकी पॉजिटिव नेगेटिव? आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुए? नहीं, अब हम बच के चलो भाई बाहर कहीं पे गए हुए हैं, हाँ। लंदन में मैं चल रहा हूँ या न्यूयॉर्क के अंदर मैं चल रहा हूँ फुटपाथ पे, हाँ। फिर लोग आजकल हर बंदे के हाथ में फोन हाँ। और वो आ गया है, यू नो। हाँ। और फिर मी टू का दौर है और फिर पता नहीं क्या कुछ आया, यू नो। एंड यू डोंट वांट टू बी फोटोग्राफ्ड, यू वांट टू बी वॉकिंग अलोन, यू डोंट वांट एनीबॉडी टू कम एंड इन्फ्रिंज योर प्राइवेसी, यू नो, कि आके वही तस्वीर खिंचवा लो। नहीं, और हमें खिंचवानी पड़ती है इसलिए कि वो बेचारे भी तो हमारी ऑडियंस वही है ना। स्टारडम तो वही से है। वो उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर होलिया बदल के निकलो, टोपी पालो, ऐनक ला लो, यू नो, इस तरह का कुछ काम करें। सो उस पे थोड़ा सा आपकी प्राइवेसी पे ज़रूर इसका। कभी अकड़ आई किसी चीज़ की? अरे नहीं, कभी कभी कोई जैसे किसी चीज़ मेरे पे अंदर कभी ये आपको आया क्या? ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप ही नहीं हुई, ना मैंने डेवलप होने दी। बुज़ुर्गों से जो हमें मिला, मतलब बुज़ुर्गों का ये है कि हम उनका एहतराम अपने बुज़ुर्गों का करते हैं। मेरे आप सोचिए कि मेरी तस्वीर है, मेरे आज भी मेरे फ़ोन में मेरे परदादा की तस्वीर है, मेरे दादे की तस्वीर है, मेरे अब्बे की तस्वीरें हैं। परदादे की पीर कमरदीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1868। मेरा परदादा, मैं उसके 100 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ, उधर ही 1967। बीच में मेरा दादा बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन और मेरा अब्बा रफ़ी पीर उसी कॉलेज में गए। आई वॉज द 4th जनरेशन। और अगर मेरे अब्बे ने मेरी माँ के साथ 40 साल की उम्र में शादी ना की होती और पहले की होती तो मैं शायद 5वीं या 6ठी नस्ल होता गवर्नमेंट कॉलेज में पीरों की। अच्छा, समीना जी से जब शादी हो गई थी आपकी, ठीक है, आपने कहा मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे फ्लर्ट तो था, तो शादी के बाद भी कभी कोई अच्छी लगी, कोई खातून जो आपके कोई साथ काम? बहुत लगे। समीना जी knows about it? Of course she knows about it. That देखो, खातून का अच्छा लगना कोई बुरी बात तो नहीं है, मगर दिल की घंटियां बजना नहीं, घंटियां वंटियां उस तरह तो नहीं बजी। हाँ। लेकिन यू एडमायर, यू नो, एट टाइम्स यू एडमायर। हाँ। एक दफ़ा हम पूछ रहे थे अपने, हमारे लिटरेचर के प्रोफेसर साहब थे, हाँ। तो हमने उनसे कहा कि जी वल्गर क्या है और वल्गर क्या नहीं है। हाँ। क्योंकि हम तब D.H. लॉरेंस भी पढ़ रहे थे, लेडी चैटरलैंड लवर्स पढ़ रहे थे। अच्छा। तो क्या ये जो इसमें सीक्वेंसेस इतने जो सेक्स के सीक्वेंसेस हैं, क्या ये मतलब ये वल्गैरिटी है, ये क्या है? हाउ हैज़ लेडी चैटरलैंड लवर बिकम अ पीस ऑफ लिटरेचर? अब हम बच्चे कॉलेज के अंदर MA कर रहे, तो उसने एक मिसाल दी, आई डोंट नो आप ये रख सकेंगी या नहीं, लेकिन आर्काइवल मटेरियल के लिए। उस ज़माने में रेचल वेल्च एक बड़ी एक्ट्रेस थी अमेरिकन हॉलीवुड की, तो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी उनकी बॉडी, और वो बड़ा उन्होंने एक्सरसाइज, शी वाज अ ब्यूटीफुल वुमन, ह्यूज टॉल लेडी। तो उस ज़माने में उनकी 100 राइफल्स एक पिक्चर आई हुई थी। तो मुझे कहने लगे कि यार अगर मैं रेचल वेल्च को देखूं स्क्रीन पे,
और वो काफ़ी एक्सपोज्ड कपड़ों में होगी, ऑलमोस्ट अगर वो बरहना भी लग रही होगी, तो वो मेरे लिए वल्गर नहीं है। आई विल एडमायर कि अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत इंसान पैदा किया है और इसने अपने इस गिफ्ट को कितने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके क्या बॉडी बनाई है। लेकिन अब मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो फुल कपड़ों के अंदर डांस कर रही हो तो मेरी सारी सेंसिबिलिटीज में वो वल्गर है। नाम ले लें, कौन है? छोड़िए, पाकिस्तान से? तो और क्या, ये कोई स्टेज की? नहीं, स्टेज तो बाद की बात आता है, मैं फिल्म के ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस टाइम की फिल्म की है और बड़ा नाम है। छोड़ दीजिए अब। अच्छा, छोड़ दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर ये इतनी बड़ी जो खातून जो है ये पूरे कपड़े पहन के जिस तरह डांस करेगी आके, तो ये मेरी जहन के लिए, मेरी बॉडी के लिए वल्गर है। समझ गए। आप समझ आइए मुझे। I got it now. At times you are shocked. अच्छा, बात यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको ये बात समझ आती है, उनको लगता है कि भाई ये वल्गर है, मगर आम बंदा जो बैठ के अभी जो ट्रक चला के सारी रात ख्वार होके बस अभी उसने अभी फिल्म देखी है या फिर इस तरह की कोई चीज़ देख लेगा, वो तो पागल हो जाएगा, कहेगा यार यही मजा है। पढ़ा लिखा भी एक अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजी है। हाँ, हमने बहुत सारे पढ़े लिखों को सबसे ज्यादा फारिग ही देखा है। अनपढ़ ही देखा है, जाहिल ही देखा है। उनकी अप्रोच इस अनबिलीवेबल। मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में शायद किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, एंड उल्लू के पट्टे हैं बेसिकली, यू नो, दे नेवर डेवलप देयर पर्सनालिटी। अब जिस शहर में हम पैदा हुए, जो लाहौर है, बुजुर्गों का ताल्लुक गुजरात से था, तो इस शहर लाहौर को मैं एक शहर नहीं मानता, मैं कहता हूँ ये दो शहर हैं। अच्छा। एक वो शहर जो फसीलों के पीछे, जिसको हम अंदरून शहर कहते हैं, और एक वो शहर जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाना शुरू किया फसीलों से बाहर, जिसको आज का हम लाहौर कहते हैं। हम वो अंग्रेज़ का वसाए हुए लाहौर की प्रोडक्ट हैं। हम इधर पैदा हुए, हमारा कॉलेज जो है वो अंदरून शहर के दहाने पे था, ये समझ लें कि अंदरून शहर में ही था। अच्छा। हमारे साथ बेइंतहा अंदरून शहर के बच्चे पढ़ते थे, हमारे दोस्त थे, हम उनके घरों में जाते थे, यू नो, क्या क्या उधर खाने की चीज़ें होती थी वो खाने जाते थे, इसलिए तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अंदरून शहर में रहने वाले के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट कल्चरल नहीं था। अच्छा। कि उसकी हैसियत कम है या उन्हें विंगी कमीज पाई, ये है बाल कैसे कटाए, लाचा पाया कि वो वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ओके। आप एक लेवल पे थे। You were brand conscious? कभी कपड़ों में, चीजों में आपको होता था कि मैंने ब्रांड्स ही पहनने, और not like easy going? I created my own. I love. This coat that I'm wearing is about 30 years old. You know, that I'm wearing. I'm not brand conscious. ये आज के दौर की पैंट है, ये पुराने हमारे कोट है। I love it. Anyway, लाहौर के कल्चर को तबाह करने में अगेन मैं किसी की तहज़ीक नहीं करने लगा। छोटे शहरों से जो लोग मुंतकिल हुए बड़े शहर, उनको बड़े शहर का पता ही नहीं था। मियाँ चन्नू से आ गया, वियाड़ी से आ गया, उन्हें देखा कि वो कुड़ियाँ 3-4 साइकिल ते कॉलेज जा रही हैं, लाहौर कॉलेज, ये कनेड कॉलेज साइकिलों पे लड़कियाँ जाती हैं। ओ हो बड़ी बड़ी। वो एक मोरालिटी की पोटली भी अपने साथ उठा के लाए। उस मोरालिटी की पोटली में क्या था? मौलवी, और क्या। अच्छा। वो बेचारा जाहिल मौलवी, मैं कोई बुजुर्ग मौलवी या एजुकेटेड मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेचारे वो यू नो उसका विजन ही ज़ीरो है। लाहौर को हमने जिस तरह मैंने देखा हुआ लाहौर को, अल्लाह अल्लाह। मेरे दादा रहते थे 7 क्वींस रोड पे। अच्छा। और कई दफ़ा वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी 2 ग्रैनीज थी, मतलब 2 ग्रैंड मदर्स थी। एक मेरी बाप की माँ थी और एक मेरे दादा की दूसरी बीवी थी, मेरे अब्बे की सुतेलीम। अच्छा। जो मेरी दादी थी वो पश्तून थी, वो साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ था उनका। हाँ। और जो दादा जब वो बैरिस्ट्री पढ़ने गए ऑक्सफोर्ड, तो वो एक गोरी मेम शादी करके ले आए। अच्छा। वो ग्रैनी थी हमारी। अच्छा। उनसे कोई औलाद नहीं थी उनकी, हम ही औलाद थे। अच्छा। तो कई दफ़ा मेरा दादा जो है मुझे
अपनी फिटन में, उनके पास फिटन थी, 2 घोड़े होते थे उसमें, वो आगे से आमने सामने नहीं आप बैठे, हाँ जिस तरह की गवर्नर हाउस में चल जी जी चल रही होती है। हाँ तो मेरे दादा की 4 घोड़े थे उनके स्टबल में, तो उस पर मैं बैठ के उनके साथ उनके घर 7 क्वींस रोड YWCA के बिल्कुल सामने। अच्छा। शाम को हम उठते थे कि मैं किस्सा कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फॉर न्यू ऑडियंस विजुअली वो सोचें क्या है। तो हम शाम को 4:30 5 बजे 4:45 उठते थे गर्मियों के दिन। मेरे दादा ने अपना कॉटन का सूट पहना हुआ, अपनी मोनोकल लगाई हुई, एक उंगली में दूसरी उंगली में स्टिक, 7 क्वींस रोड से निकले, प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए, हम गोल्ड स्मिथ के सामने से घूमते हुए जब माल रोड पे आए तो खुशबुएं आनी शुरू हो गई, ब्यूटीफुल, किसी ने सेंट छिड़क दिया माल रोड पे। अच्छा। वो क्या था, यास्मीन की झाड़ियाँ थी सड़कों के ऊपर। अच्छा। तो वो जब पानी गर्मी में पानी फेंक के जाते थे तो उसमें से फिर खुशबुएं निकलती थी। फिर हम अक्रॉस जाते थे फिरोज सन्स की बिल्डिंग की तरफ। अच्छा। फिरोज सन्स बिल्डिंग और इंडस होटल के दरमियान एक सड़क यूं करके पीछे जाती थी जिसका नाम था विक्टोरिया पार्क। इस वक्त वो एक गंद का डब्बा है, उसके अंदर वर्कशॉपें हैं। अच्छा। वो था एंग्लो इंडियंस का एरिया। मैं बैठी हुई कॉफ़ी टेबल लगा के, एक बंदा मुझे अभी तक याद है, बनियान पहन के सैक्सोफोन बजा रहा होता था अपनी बैल्कनी में। बिल्कुल लगता था आप किसी और दुनिया में आ गए। तो वहाँ पे मेरे दादे का एक छोटा घर था जहाँ पे बिल्लियाँ थी, उनको वो खाना देने खुद आते थे। उनका अर्दली आया होता था वहाँ पे, उनका ऑफिस है। पिक्चर ही कुछ और बता रहे हैं हमें। उधर से हम बाहर निकलते थे तो वो जो बेकर था, मुझे अब एकदम से नाम नहीं आ रहा उसका, वेरी फेमस बेकर। हाँ। वहाँ का क्रीम रोल, अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे टेस्ट आना शुरू हो गया। तालू पे उसका चिपकता नहीं था। अच्छा। उसकी लेमन टार्ट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक क्रीम रोल खाना या वो खाना, और फिर सो दैट वाज लाहौर। इसका म्यूज़िक बज रहा था माल रोड पे रात को माल रोड पे ही, जिधर माल लग्जरी बाद में हमने देखा, वहाँ पे एक वो था डांसिंग एरिया था, वहाँ पे जैज़ बैंड बजता था और कई एंग्लो इंडियन कपल रात को वहाँ पे डांस भी करते थे बैठ के। इसमें क्या वाहियात बात थी, इसमें क्या खौफनाक बात थी। लाहौर जैसे लंदन ब्रिज के बिल्कुल सामने जिस तरह टर्की में आप देख, और टर्की में यार छोड़ो, मुसलमान मुल्क है ना टर्की, इट्स अ इस्लामिक कंट्री। आई बीन टू टर्की सो मेनी टाइम्स, आई बीन देयर इन रमज़ान ऑल्सो। अच्छा। रमज़ान में आमने सामने बैठे हुए हैं जिनका रोज़ा है, हाँ। चीज़ें रख के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं आपस के अंदर। ये साइड पे बैठा हुआ कोई वाइन भी पी रहा है, कोई बियर भी पी रहा है। हाँ। इनका इस्लाम तो खतरे में नहीं आया, क्योंकि इस्लाम तो नियतों पे, अकीदे पे इनका है ही नहीं, खत्म हो गई। वो उसका काम है यार, उसका नहीं रोज़ा, उसका अपनी नियत। यहाँ पे तो आप उसकी पानी को छोड़ दें, यहाँ पे आप पानी पीते हुए वो कहेगा तेन शर्म नहीं आती। भाई किस चीज़ की निकाल इसको बाहर, इसको शर्म नहीं है भाई। ये मेरा और मेरे मौला का ताल्लुक है। हाय क्या बातें की आपने। वाह। Who are you to tell me? It's between me and my God. Seriously, अकीदा आपका है ना, आपका अपना अकीदा, और ये चेक हो रहा है अकीदा। जलना मैं जाके दोज़ख, तू तो नहीं जलना। हाँ क्या बात है। अच्छा, समीना जी के साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की का फोन आ रहा हो, कोई लड़की आपको कई दफा, बेइंतहा दफा, और आपने कभी बातचीत भी की है, कभी पकड़े गए कोई फोन पे, ये किसका फोन है? पकड़े से मुराद ये है कि अगर वो कॉल आ रहा है, किससे मिलने जा रहे हो, कोई ऐसा ये हुआ है कई दफा, किसी से मिले, बल्कि मैंने खुद पकड़ा दिया यार इसको समझाओ मैं क्या करूं। लड़कियां तो आती होंगी आपके पीछे। आज तो आप तो आज भी इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, इतने खूबसूरत डैशिंग बाल आपके अभी तक वैसे ही हैं, आपके बाल नहीं गिरे। लोगों की तो जवानी में सब यहाँ पे इधर से ये देखे छोटा सा बच्चा है इसकी अभी देखे टिंड आने लग गई। हमारा पूरा ऑफिस यहाँ पे गंजा हो गया। आपके बालों की कोई खास कोई तेल लगाते हैं, कोई जड़ी बूटी? मैंने आज तक शैम्पू नहीं लगाया। शैम्पू नहीं लगाते? तो इतने खूबसूरत ये बाल सेटिंग कैसे होती है, क्या करते हैं? शैम्पू नहीं, मैं रीठा लगाते हैं। अच्छा ये मैंने सुना है, ये सच्चा है? ओरिजिनल वाला जो है ना, ब्राउन वाला। हाँ। सर पे भी वही लगाते हैं, बदन में भी वही लगाते हैं? और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं। अच्छा जिल्द के लिए मैंने सुना था कि बहुत अच्छा है, नहाना उससे चाहिए, उसमें ग्लिसरीन होती है। ओके। अब तो खैर 2 नंबर भी मिल रहा है आजकल, क्योंकि बाहर से लाना वगैरह उसको सही वाला। हाँ। तो उसके बाद कंडीशनर कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती? आपके बाल तो लंबे हैं। क्योंकि मेरी बहनें तड़प बैठती हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप साबुन से। मैं
तो ये आपके बालों का राज है। हाँ। हाय हाय, सुनो सब लग जाओ। इतना कोई महंगा भी नहीं है, ब्रांडेड, मगर काम ना खालिस है। फेस पे कुछ मैंने आज तक किया है फेस पे भी ना- वही लगा लेते हैं, वो तो है ही बॉडी फेस के अब लिए ये बहुत थोड़ा अच्छा। सा हमारा हो गया है जो कि होता है ये। हाँ, तो कोई आपको शौक मुझे नहीं वो आया एक कि दोस्त है, बट वो- इट लुक्स नाइस ऑन यू, वो आपने कहता बड़ा मैं ग्रेस। इस तरह खींच देना, नहीं, नहीं, नहीं। मैं कहूँ ऐसे इस तरह हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं अपने प्रोफेशन में कहीं I swear, नहीं कुछ भी हो जाए, आजकल एक्सप्रेशन फिक्स हो जाता है वो यूं करके टक। हमारी कुछ अभी एक्ट्रेसेस हैं, कुछ एंकर्स हैं, उन्होंने करा ली है सर्जरी हाँ, तो और वो यूं है ना, ऐसी हो गई हैं। हाँ, उससे कहते हैं खिंच बेचारे। के मुंह ऐसा लगता है लेकिन किसी अच्छी ने बात है, चमड़ा देखो पीछे बांध दिया। अपने आप को फ्रैंकली स्पीकिंग, भाई मजाक से बाहर, आपको नहीं जरूरत, कि यू लुक इंसान को ग्रेसफुल। अपने आप को, क्योंकि आप शोबिज में हैं, अपने आप को एक्सरसाइज करें, आप अपने अच्छा खाएं, हाँ, सिंपल एक्सरसाइज खाएं, एंड हेल्दी डाइट इज एंड इम्पोर्टेंट, हेल्थी डाइट, ना कि चमड़ा सिलवाना, हाँ। कटवाना, तो जाके अगर आप- सर्जरियां करवाना। यू राइट। और देखिए, एज ग्रेस लाती है। जब आप बहुत यंग होंगे उस वक्त इतने I'm ग्रेस। 75 माशाल्लाह, I turned 75 on the 5th of February। माशाल्लाह। अब अल्लाह ने जितनी और जिंदगी देनी है उसके अच्छा, हाथ मुझे में है। आपसे, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ लास्ट शो किया था, उसमें आप एक चीज़ बता रहे थे, वहाँ से ही हमने ये पॉडकास्ट प्लान किया था, जबकि उसको टाइम हो गया, मगर मुझे देखें अभी तक याद है। उस बात का जिक्र मैं करना चाहिए थी कि आपकी जो अम्मी है और आपकी अम्मी की अम्मी और ये सारी जो फैमिली के जो पुराने खाने, जो खाने आपने खाए, कुछ बड़ी डिफरेंट डिशेस थी जो आप बता रहे थे उस दिन। तो मैं वो चाहती हूँ कि आज के दौर में भी पता चले कि आपने ऐसा क्या खालिस खाया है, ऐसी क्या डाइट लेते थे आप, जो आज आप भी इतने यंग, अभी तक यंग हैं, 75। सुबह स्कूल जाने से पहले हाँ, इतना बड़ा गिलास, इतना बड़ा, माय गॉड। आधा किलो, तो उसमें दूध होगा, थोड़ा खालिस सा कम वाला? होगा, खालिस दूध, उसमें बकरे का, बकरी का, या नहीं भैंस का, भैंस का हाँ। दूध? वो गिलास पीना ही पीना है। घर का बना हुआ तो मक्खन, भैंस के दूध में तो कहते हैं फैट्स बड़े होते हैं, तो आप, अच्छा, कहते हैं गाय का दूध पतला होता है, भैंस भाई का पतला 8 होता है। 9 साल 10 साल उम्र है, हाँ, साइकिल चला के स्कूल जाता हूँ हाँ। मैं। जब हम शिफ्ट हुए, हमारा फैमिली हाउस बिका, तो मेरा स्कूल था एमओ कॉलेज के साथ, हाँ, जॉन मैकडोनल्ड। हम शिफ्ट हो गए मॉडल टाउन। अच्छा, मेरे पास रैले साइकिल थी, हाँ। मैं छोटे भाई को साइकिल की डंडे पे बिठा के मॉडल टाउन से एमओ कॉलेज तक साइकिल चला के जाता था। कितना माइल ये हो आज जाता आप होगा? किसी बच्चे को करा दें, इसको करा दें, ये बेहोश हो जाएगा। नहीं कर सकेगा। कितना कितना माइल हो जाता था? हैं? कितना माइल हो जाता था? It कितना? should be about 25-30 kilometers going and same coming back। तो वो दूध का गिलास और उसके साथ उसके अंदर कुछ डालते थे? No, कोई no, देसी no, घी, दूध का कोई गिलास शक्कर? आपको पीना होता था अच्छा, निकलने से पहले। फीका? सुने तो सही, आगे आपने सुना ही नहीं। हम्म, एक पीपी उस जमाने में नई नई आई थी, उसका इतना मोटा जबरदस्त टोस्ट होता था होल व्हीट का। अच्छा, उस टोस्ट के ऊपर घर का बना हुआ सफ़ेद फ्रेश मक्खन, वाह। उसकी एक इतनी मोटी लेयर, उसके ऊपर घर का बना हुआ आलू बुखारे का जैम, हाय हाय, वो आपने खाना है। और निकलने से पहले कॉड लिवर ऑयल के 2 चम्मच लेने हैं। कॉड लिवर ऑयल के? कॉड लिवर ऑयल के, उससे क्या होता है? आई डोंट नो क्या होता है, हम मौजूद हैं, ये होता है। So, आज के दौर में सुना है कि कहते हैं कि जवान रहते हैं उससे, और थोड़ा सा I don't know, it's good, it has क्या वो Skin के लिए तो बड़ा अच्छा होता है। ओमेगा 3 उसके अंदर है, हाँ, full, the हाँ, best, हाँ, best, ओमेगा हाँ, 3 हाँ। is in that। वाह, अभी हमें गलत 2 चीज़ों चम्मच से- ऐसे देखिए, पिलाते थे, हमने हाँ। 17 18 19 साल अपनी ज़िंदगी के हाँ। ज़ाया कर दिए, अंडे की जर्दी नहीं खाई, क्योंकि कह दिया गया था कि जी अंडे की जर्दी तो बड़ी गड़बड़ करेगी। हाँ, आज ये समझ में आती है कि अंडे की जर्दी ही तो सब कुछ है, सारी ताकत उसमें। सारी ताकत उसमें, ओमेगा 3 उसके अंदर मौजूद है। हाँ, हमें तो कहते थे दिल में चर्बी बढ़ जाएगी, ये नहीं खाओ, लेकिन ये आप नहीं जो खाओ, भी फैट्स कर बहुत लें, है। आप खाने शाने इनको छोड़ें, हम्म, आप अपने माइंड को सेट कर लें, हम्म, अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, हम्म, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। हम्म, आप आधा इंसान को चीज़ें मारती हैं दुख, स्ट्रेस। और सोच सोच के यार अच्छा तो बच्चे की फीस देनी चाहिए, उफ बैंक तो कर्जा ले आया, की करिए, ओए ओए ओए, की हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई,
कुछ सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं, आपकी तरफ से आए हुए सॉल्यूशंस लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर हम प्रोग्राम के क्योंकि एंड की तरफ जा रहे हैं, हाँ, मगर कुछ बिल्कुल। सॉल्यूशंस जैसे आज के दौर में जो इंसान है जिस तरह से बहुत स्ट्रेस में है, वो अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकता है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी जैसे अगर फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं, बाप की अगर जॉब नहीं है, आपको काम नहीं है, उसने बेटी की शादी करनी है, या किसी का बिजली का बिल पे नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको पता है हालात मुल्क के भी कैसे हैं, और या फिर किसी के बच्चे बिगड़ गए हैं और किसी के बच्चे बात नहीं सुनते, या फिर और बहुत सी ऐसी देखिए, सिचुएशंस, तो उनमें स्ट्रेस जो आ जाता है लेवल। हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। फॉर इंस्टेंस बच्चों की फीस किस तरह देनी है, इसको ले लें, नहीं है बाप की जेब के अंदर पैसा। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सैड, बिकमिंग डिप्रेस्ड, थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ शुड आई गो अबाउट इट। मैं किस तरह कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करूं कि मैं ये वाले पैसे कमा सकूं। और आपके टाइम पे तो एआई भी नहीं थी, अब तो घर बैठ के एआई के ज़माने में आप कुछ भी कर आप सकते सोचें, एआई को बोले करना क्या, बिजनेस क्या करनी आ रहता हूँ। ऑल्टरनेट अपनी इनकम सोचना शुरू करें। अच्छा, आप अगर क्रिएट कुछ नहीं करेंगे तो आपका इस दुनिया में आना ही बेमकसद हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऊपर से जब ज़मीन पे भेजा तो उसको कहा जा जाके क्रिएट कर। वाह, ठीक है। इसलिए कि खुदा सबसे बड़ा खुद क्रिएटर है। इसलिए जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, वो खुदा के करीब तरीन है, क्योंकि वो क्रिएट कर रहा है। आउट ऑफ नथिंग इज मेकिंग समथिंग। सो इफ यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी देन इट इज वेरी सैड। जिन मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं, उनको अपनी स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, झगड़ों को कैसे दूर करना है, कोई छोटी टिप? एक दिन दरवाज़ा बंद करके टका के झगड़ा करना पूरा ऊपर। ये जो हमारे काफरिस्तान वगैरह के इलाके हैं, हम बचपन में जब एक ज़माने में वहाँ पे गए थे तो एक फेस्टिवल चल रहा था, बड़ा अमेजिंग। वो फेस्टिवल क्या था कि मर्द और औरत इकट्ठे नहीं रहेंगे एक हफ्ता। वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में मुंतकिल हो, जिधर और औरतें जमा हो रही हैं, मर्द अलग जमा हो जाए। रात को वो अपना खाना बनाएंगे, ये अपना खाना बनाएंगी। रात को अलाव जलेगा, आग आमने सामने बैठेंगे। अच्छा। मर्द और औरतें। उसके बाद जो जो कुछ उन्होंने उस मर्द के साथ करना है या उस मर्द ने उस औरत के साथ करना है, गाली गलौज करना है, गुस्सा झाड़ना है, वो सारा कर दो। अच्छा, एक हफ्ता आपने ये करते रहना है। बड़ा थेरेपी। यू नो, यू बिकम रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। थेरेपी, अच्छी थेरेपी। ये अच्छा। कदीम लोगों ने वहाँ पे सोचा होगा कुछ, आई डोंट नो हाउ, पर्टिकुलर उसको फेस्टिवल कहते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा किसका एक नाम भी था, बट मुझे आसान ये लगा कि दरवाजा बंद करो कि जो लड़ना झगड़ना है बच्चों नत सुनन दो, आपस में करके बाहर मुंह धो के आके बैठ जाओ, रिलैक्स करो। और ये जो बच्चे बड़ों की नहीं सुनते हैं, जिसमें माँ बाप के साथ दोस्ती नहीं है, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते और एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे भी। आपको पता है एक उनकी एज आती है जब उनकी जो है ना अपनी मैं काम कर। हर दौर का बच्चा जो है वो ये समझता है कि मैं जानता हूँ। ये तो पुराने लोग हैं। इसमें इस टाइम टैगल कैसे बच्चों को कैसे किया जा सकता, क्या ऐसी ट्रिक्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी हमें बता सकें, टिप कि ज़रूरी होनी चाहिए माँ बाप के रिलेशंस में बच्चों के साथ? मैं आपको समझाता, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे बहुत सारे नेफ्यूज़ और इस तरह ये मेरी बहनों के बच्चे, ये वो थे ब्रिलियंट समुदाय। तो हमारे 3-4 ब्रिलियंट बच्चों ने A+ मारे और उनको स्कॉलरशिप्स मिली और वो अमेरिका रवाना हो गए, MIT और हाई लेवल के। अब सारे बाकी बच्चे जो थे वो अंडर स्ट्रेस आ गए कि जी हमने भी वो 4 A's मारने हैं या 5 A's मारे, अगर ना मारे तो फिर क्या होगा। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुला के सामने बिठाया, मैंने कहा स्कूल जाना है, योर डिसीजन। स्कूल नहीं जाना, योर डिसीजन। आप 3rd क्लास आती हैं, 2nd क्लास आता है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, योर प्रॉब्लम। सो रिलैक्स। आई हैड 3rd डिवीजन व्हेन आई एंटर्ड गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वो रीज़न था, मैं 9वीं जमात में भाग गया था स्कूल से। आई रैन अवे फ्रॉम माई स्कूल। अच्छा, आई डिडंट वांट टू बी इन माई स्कूल। तो मैंने जल्दी से मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो मेरी 2nd डिवीजन आई, बहुत बुरी, मतलब 7 नंबरों से मैंने 3rd डिवीजन को मिस किया था। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल इसलिए हो गए कि परदादा तक वहाँ पे पढ़े थे। वो किनशिप के ऊपर मुझे नंबर मिलते मिलते मैं दाखिल हो गया। फिर
ज़ाहिर रफ़ी पीर का बेटा था, उनकी थोड़ी सी इज्जत भी थी, क्या लेकिन बात। उन्होंने मुझे कह दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा तेरे लिए। हाँ, क्यों किया तुमने, स्कूल से भाग गए हो? हाँ, वो तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज बैठता था जाके हाँ, 1 साल पहले ही। उधर कौन पूछता क्लास के अंदर कि आप रोल्स पे हो या नहीं हो। हाँ। मेरा एक दोस्त ऑलरेडी था वहाँ पे अच्छा। कॉलेज में, वो प्रिंसिपल आ गई घर। एक दिन मैं आया तो उधर घर में एक ड्रामा हुआ था। हैं, बच्चा तो स्कूल ही नहीं आया, 3 महीने हो गए हैं, ये तो स्कूल ही नहीं आता। वो भाई जाते किधर हो? हाँ, मैं क्या कहता, भाई मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज जाता हूँ। भाई तुम किस तरह गवर्नमेंट कॉलेज जाते हो? फिर हमने कहा जी थोड़ा सा वेट कर लें, इम्तिहान दे चुका हूँ, मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। The story. नो, आई डेस्परेटली वांटेड टू बी इन गवर्नमेंट कॉलेज। मेरा एक मोहब्बत थी गवर्नमेंट कॉलेज से, क्या बात। बचपन से मेरा। And you एक achieved. मैंने वहाँ पे ड्रामे देखे थे, वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स देखी थी वहाँ पे। मेरा बड़ा भाई, उसके प्लेज, शुएब हाशमी साहब, अपना किसका नाम लूँ, ये सारे। आई ग्रो अप विथ डॉक्टर अनवर सज्जाद एंड ऑल दीज पीपल हु Wow. माय फादर्स स्टूडेंट्स। Right. हमारा घर जो है उसकी लॉन भरी होती थी राइटर्स से, पोइट्स से, ड्रामा एक्टर्स से, और बड़े बड़े अच्छे लोग उस टाइम पे दे वर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। अब फैज साहब की दोनों बेटियां काम करती थी और बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन काम करती थी ड्रामे। वो तो फिर एक यलगार आई ना मॉर्बिडिटी की और वल्गैरिटी का एक मंबा आया, आके गिरा धुड़ुम। पहले वो मेलो था, उसके बाद वो करते करते उसने सारा कुछ इनगल्फ कर दिया, यू नो। I don't know. I've worked with all kind of commercial सेंसरशिप actors. के हेड भी तो रह चुके हैं ड्रामास के ना? जी, मैं ड्रामे का नहीं, फिल्म का था। फिल्म के थे? जी, जी। अच्छा अच्छा। तो आपने जो ये फिल्में बनाई थी, क्योंकि ये लास्ट मेरा फिल्मों का सवाल ज़रूरी है जो मैं छोड़ना नहीं चाहती, आपने मीरा को भी हायर किया था, समीना जी डायरेक्ट समीना करी ने, थी हाँ, फिल्म। हाँ, हाँ, जी। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? Meera has no idea how talented she is हम्म, because of her page situation. She's a highly talented actor, हार्ड वर्किंग थी। हाँ, and camera loves her face. क्या बात है। You see, एक दिन समीना ने अनाउंस किया कि मैंने इस लड़की को कास्ट किया है उस्मान, और ये 1 महीना हमारे घर में रहेगी। अच्छा, रही भी आपके हाँ, पास? उसको ट्रेन किया है यार। She was almost there all the time. हाँ, And so मीरा, उस बेचारी के बारे में चीज़ें लोग अच्छी मजाक और ये वो, उसके बियॉन्ड मीरा इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर. शी नीड्स अ डायरेक्टर. वो नहीं मिला। Like lot of actors आगे need a इसको। director. हाँ, एंड भी कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत मज़ा आया, मुझे तो, मेरा तो दिल नहीं कर रहा ये ख़त्म करने का, मगर क्योंकि हमारा एक पॉडकास्ट का एक टाइम स्लॉट होता है, नहीं, आई नो, वो हमारा पूरा मैंने हो गया। आपको और पहले ही कह इतना दिया था. ये सफ़र, ये बातें, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इसको ख़त्म करूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको सुनती रहूँ। इतनी बातें इस तरीके के, मुझे लगता है आपके साथ मुझे 5-6 पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे। दैट गोना बी द टाइम लाइन के, फिर वहाँ जाके कुछ मुझे थोड़ी सी जो है ना तसल्ली होगी कि अब मज़ा आया। बट आप क्या कहेंगे सर, आपको कैसा लगा? कोई आई लाइक्ड इट, इट्स नाइस. वो जो आपने मुझे लिख के भेजा था ना, मीनिंगफुल डायलॉग, आई केम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो. एंड यू लाइक्ड इट? हाँ, इट्स, आई एंजॉयड माई सेल्फ. यस, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, और My बहुत pleasure. सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह आप काम करते रहें, हम आपको काम में देखना चाहते हैं, आपकी इंस्पिरेशन, आपसे सीखना चाहते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से जो है ना, जैसे इंडस्ट्री बनी है, ग्रो की है, मैं चाहती हूँ आज के दौर के भी जो लोग हैं ना, आपकी इंस्पिरेशन को लेके आगे बढ़ें, आपके जैसे लोगों से सीखें, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की रिस्पेक्ट करें। आज के दौर में जो सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं, बड़ों के साथ ना सीखने का एलिमेंट, ना उनको समझने का, जब तक कि आप पीछे किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीखेंगे नहीं, तो आप अपने आगे का स्टेप मूव ऑन कर नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गवर्नमेंट कॉलेज से, अपने घर से, फिर उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। इस एक्सपीरियंस को आप कैश करें, आपके पास ये लोग हैं, इधर उधर क्या देखना। यू हैव फन फिर ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू। खुदा हाफिज़।